Senior software engineer at Hornblower Encore Studio. Mr. Sharma has made a big difference at Hornblower Encore Studio, helping a lot with the organization technology. Before this, he worked at Publisher Sapient and RSG Media, showing his skills. People know him for working with all others and making complicated technical things easy to understand. He's not just a good engineer, he's also a great team player. Let's welcome Mr. Manish Sharma, celebrating his journey and looking forward to more good things from him in software engineering. Sir, thank you for joining us today, and I would like to call Nidhi ma'am to please give a flower and lead the session ahead. Guys, a huge round of applause for Mr. Manish Sharma. Thank you. Thanks everyone. Thanks you, ma'am. Thank you, ma'am. So let me start from my beginning. So मैंने कैसे career start किया, how I started from my from 10th. Let's start from 10th, 9th. Okay, so till 9th I was a average student. I'm not saying कि मैं बहुत ही popular या बहुत ही पढ़ने वाला student था. I'm just an average student all over like my studies till 12, you can say. So at 9th, after 9th, or you can say like 10th के board से 3 months पहले I started study. Always a thing like किसी को दिखाना है, ठीक है. So I started like studying and I topped my school at that time. So in just 3 months I topped my 10th class. So that was nothing. I just think one thing is जब हम ये मानते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, तभी हमें समझ में आती है. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी लाइफ में स्टडी के दौरान एक ही रहती है कि हम लोग ये मानते ही नहीं है कि मेरे को ये आ जाएगा. पढ़ने से पहले ही हम लोग ये सोच लेते कि ये नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम पढ़े तो सही. पहले ये छोड़ दें सोचना कि मेरे को ये चीज़ नहीं आएगी समझ में. एंड इट इज़ रियली रिलेटेड टू द कोडिंग स्टफ कि कोडिंग में आपको ये मानना पड़ेगा कि मुझे समझ में आएगा जो मैं करने वाला हूँ, जो भी प्रोग्राम है, कोई भी एल्गोरिदम है. सो आफ्टर दैट 11th-12th में मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा. उसके बाद दोबारा मेरी जर्नी वही स्टार्ट हो गई. आई स्टडीड इन CBSE बोर्ड लाइक फ्रॉम दिल्ली. ओके, सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ DPS स्कूल. सो आई स्टडीड इन दिल्ली इन ईस्ट पंजाबी बाग एज वेल. सो 12th में भी मेरे साथ ऐसा ही था. मैंने नॉन मेडिकल ले लिया कि ठीक है यार टॉप कर लिया, अब नॉन मेडिकल ले लेते हैं, ठीक है. सो आई स्टार्टेड दैट एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई फादर. आई जस्ट वांट टू मेक हिम फील गुड बिकॉज वो यही बोलते रहते थे कि यार कोई तो मेडिकल या नॉन मेडिकल ऐसी फील्ड में जाए मेरा बच्चा. सो आई स्टार्टेड दैट. जाने के बाद वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब शुरू हो गया, ठीक है, सब ऊपर से जा रहा है. सो स्कूल भी बंक करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है. इवन मेरी फैमिली भी नहीं जानती, शायद आज सुन रही होगी. सो लाइक माई अटेंडेंस वॉज समथिंग अराउंड 35 or 40% इन स्कूल इन 11th and 12th बोथ. एंड माई स्कूल टीचर वॉज ग्रेट, बट थोड़ा कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, स्कूल में लड़ाइयाँ होती हैं, ये वो सब स्टफ चलता है. तो लाइफ में आप बहुत कुछ करते हो, अप्स एंड डाउन आते हैं. तो उनके रहते मैं स्कूल बंक कर लेता था, घूमता रहता था दिल्ली में, कभी जामा मस्जिद, कभी गफ़ार मार्केट, कभी कहीं, कभी मूवीज़. सो लाइक ऑल दिस स्टफ. चांदनी चौक में बहुत घूमे हैं. देन इन 12th 11th-12th में मेरे पास C++ एज ए सब्जेक्ट था. मेरे को कोई कोडिंग समझ में नहीं आती थी. आई इवन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट C = A+B. व्हाट इज दिस C और AB? आई डोंट नो, लाइक ये क्या कर रहे हैं, C = A+B लिख दिया, वैल्यू कहाँ से आई, नहीं समझ में आता था. क्योंकि मेरे थॉट प्रोसेस ही ये था कि मुझे नहीं आएगा समझ में. दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि मुझे समझ में आएगा ही नहीं. देन लेटर ऑन मुझे लगा कि नहीं यार करना पड़ेगा कैसे तो करके. मैडम ने 11th में ग्रेस दे के लाइक आई वॉज नॉट एबल इवन कि 18 नंबर आ जाए 100 में से, 70 में से बाकी प्रैक्टिकल होते हैं, तो उसमें 18 नंबर आते थे. 2-3-4 नंबर का ग्रेस लेके आई पास माई C++ इन 11th. सो 12th तक किसी तरीके से मैडम की मेहरबानी से हम पहुंच गए, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट जिसका बिहेवियर थोड़ा गुड रहता है टीचर्स के साथ में. और मेरे स्कूल में टीचर्स के लिए वो अचीव करना थोड़ा टफ भी हो जाता है कभी कभी स्टूडेंट की वजह से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बाहर पढ़ते हैं, आकाश, फिट जी, और उनके अंदर एक ईगो आ जाता है कि यार ये तो टॉपिक मुझे आता ही है. सो दे डोंट लाइक मिसबिहेव करना टीचर के साथ, दे डोंट बिहेव इन अ गुड वे. बट आई वॉज लाइक फ्रॉम माई पेरेंटल बिहेवियर. सो मेरे फादर ने और लाइक मेरी फैमिली ने हमेशा इन वैल्यूज़ को वैल्यू दी है. लाइक गुड वैल्यूज़ ऑलवेज रही है. बिहेवियर हमेशा आपका अच्छा होना चाहिए.
आपको कोई बंदा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एटलीस्ट यू शुड बिहेव इन अ गुड वे, चाहे वो बुरा ही है ठीक है, वो अपनी जगह, आप अपनी जगह। आपको लग रहा है कि बहुत ही बुरा, नहीं टॉलरेट कर सकते हो, डोंट टॉक टू हिम और हर, ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वे। बिकॉज कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि वो बिहेव करना अपने आप सीखेगा, उसको उसका टाइम सिखाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो लोग पहले ही डाउनफॉल में होते हैं और आप लोग सोचते हो कि यार ये मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, मैं इसको डाउनफॉल करूँ। आप मत करो, गॉड अपने आप कर लेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो मेरा बिहेव अच्छा था तो मैम ने मेरे को ग्रेस भी दिए, सब कुछ मेरे को सपोर्ट भी किया, मेरे प्रैक्टिकल्स भी बनाए, इवन मेरा प्रोजेक्ट 12th का उन्होंने ही बना के दिया था, किसी तरीके से प्री बोर्ड भी पास हो गया। फिर जब बोर्ड की बारी आई तो मेरे पास ओनली 7 days आई हैव फॉर C++ एंड आई वाज नथिंग इन दैट। मेरे को कुछ नहीं पता कि इसमें क्या करते हैं। मैंने अपना थ्रू आउट 11th-12th में सिर्फ हेडर फाइल्स लिखी हैं, कोनियो स्टूडियो, और पूरा पेज खाली, फिर नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी कोनियो स्टूडियो। सो एवरी क्वेश्चन वाज लाइक कोनियो स्टूडियो एंड हाफ मार्क फॉर एवरी पेज। सो आई गॉट समथिंग अराउंड 17-18 लाइक दिस। 17-18 भी ऐसे मिलता था, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रोग्राम लिख दिया या कोई फंडामेंटल। थ्योरेटिकल वाज गुड, लाइक पता ही है यार, ठीक है ये होता है कंप्यूटर में, CPU होता है, हार्ड डिस्क होती है, वो लोग हम लोग लिख लेते हैं तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत कर दिया, 10-12 नंबर वहाँ गए और 4-5 नंबर ये आधा आधा नंबर फॉर एवरी सिंगल पेज, एवरी सेम लाइन, स्टूडियो कोनियो, लाइक दिस इज द ओनली हेडर फाइल आई नो till now from C++. So like something sometimes mat.h हेडर फाइल यूज़ कर लिया कि चलो ठीक है, इसमें कुछ हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करने वाले हैं, लाइक साइन कोस थीटा यूज़ करना है, तो लिख दिया mat.h। ये भी किसी ने बता दिया कि देख जहाँ भी तेरे को साइन मिल जाए क्वेश्चन में तो ये भी लिखती हो, ठीक है। सो देयर वाज अ गर्ल, उसने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी इस चीज़ में कि ऐसे करके, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कुछ करके 17-18 तक पहुँच रहे हैं, फिर मैम भी हेल्प कर दे रही है, तो लाइफ इज़ गिविंग मी समथिंग। सो ठीक है, आउट ऑफ लाइफ मुझे अच्छा कुछ दे रही है और मैं अपने बिहेव के साथ चल रहा हूँ। सो आई वॉज गेटिंग एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर। दैट इज़ वॉट आई गॉट इन माई लाइफ, टू बिहेव ऑलवेज गुड। एंड देन उसके बाद 12th में मेरे को कोई एक मेरे सीनियर थे, वो मिले, उनसे मैंने कहा कि यार मुझे पढ़ाओ, मेरे को पास होना है बोर्ड में C++ में। ये तो मुझे पता था कि मैं पास तो ही जाऊंगा 12th, क्योंकि मेरे पास ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन भी था एंड आई वाज फिजिकली फिट एट दैट टाइम। लाइक अब पर्सन लाइक 50-70 का 8 का वेट है और नाउ इट्स लाइक समथिंग अराउंड 80-90 kg। सो चलता है कि ठीक है यार, इतना वजन है, फिजिकल तो कर ही लेंगे और पास भी हो ही जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट ठीक ठाक थे। आई वॉज नॉट लाइक सेइंग कि मैंने कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में 70-80 मार्क्स लिए हैं या मैथ्स में मेरे कोई 70-80-90 मार्क्स थे। सो आई वाज लाइक एवरेज स्टूडेंट। मेरे पास मैथ में 12th में मेरे अभी भी 50 मार्क्स थे और ऑन एन एवरेज जाके मेरा टोटल 57% आया बोर्ड के अंदर। केमिस्ट्री फिजिक्स में मैंने री चेकिंग के लिए भी डाला, सेम मार्क्स आ गए। दोबारा सारे पेपर री चेकिंग के लिए डाले, कुछ नहीं हुआ, सेम मार्क्स आ गए। बट आई नो कि ठीक है, मैंने अपनी तरफ से वेल किया है। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी in college from Kurukshetra University. So there I started my graduation. B.Tech मैंने स्टार्ट किया, अपना इंजीनियरिंग किया कुरुक्षेत्र हरियाणा। सो वहाँ जब मैंने स्टार्ट किया तो फर्स्ट ईयर में मेरे पास C आई। सो एट दैट टाइम उन 7 days में जो उन भैया ने मुझे, मतलब मेरे सीनियर थे और सिंह भैया, उनको ट्यूशन पढ़ाते थे वो, तो उन्होंने मुझे 7 days के अंदर एक ही चीज़ सिखाई थी। दैट वॉज वन थिंग कि आप कभी ये मत सोचना कि ये प्रोग्राम आपसे नहीं बनेगा। अगर आपने ये सोच लिया तो नहीं बनेगा, आई कैन बेट नहीं होगा। बस आप ये सोचो कि ये मुझसे होगा और आप करते चले जाओ, लाइन बाय लाइन समझो, डिवाइड करो अपने प्रोग्राम को। बस उसने मुझे इतना ही बताया, 1-2 प्रोग्राम बताए एंड विद इन 7 days आई टॉप माई C++। लाइक मेरे क्लास में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। इन 12th आई वॉज लाइक 72 आउट ऑफ 75 इन C++। सो दैट वॉज ओनली फॉर 7 days बिकॉज उन 7 दिन के अंदर मुझे एक चीज़ समझ में आई थी, अगर ये तूने मान लिया ना, समझ आ जाएगी तो आ जाएगी। क्योंकि प्रोग्राम क्या ही होते हैं उस टाइम पे, A+B माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यही होते हैं। बहुत बड़े प्रोग्राम होते नहीं है, बहुत बड़ी एल्गोरिदम्स भी नहीं होती, थोड़े बहुत स्टार बना दिए उल्टे सीधे, ठीक है। तो सब समझ लेते हैं कि हाँ ये ऐसे होना है। तो करके पहुंच गया C। अब वहाँ C ली और मैंने IT चूज़ कर लिया। और उस टाइम पे अगर आप मानोगे, महिंद्रा सत्यम वॉज अ कंपनी जो डूब गई थी। अभी जो टेक महिंद्रा है वो सत्यम। सो सत्यम डूबी और पूरी दुनिया लाइक IT को नहीं करना चाहता है कोई भी, क्योंकि पूरा सेक्टर डूब गया था, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, बहुत कुछ हुआ। सो एट दैट टाइम आई थॉट कि यार ठीक है, लोगों ने पैसा लगा रखा है, कुछ तो करेंगे ना, अपना पैसा तो सब बचाएंगे, इतने बड़े बड़े लोग हैं तो हो ही जाएगा इसमें कुछ। 60 सीट्स होने के बावजूद भी हमारे कॉलेज में सिंपल 27 या 28 ही फिल हो पाई, बाकी ब्लैंक ही थी 4th ईयर तक।
अब आप जाओगे तो आपको सीट ही नहीं मिलेगी, वहाँ पे डोनेशन दे के भी नहीं मिलेगी। बहुत बड़े प्रोग्राम होते नहीं है, बहुत बड़ी एल्गोरिदम्स भी नहीं होती, थोड़े क्योंकि अब लोग हमारे कॉलेज में सिंपल 27 या 28 ही फिल हो पाई, बाकी ब्लैंक ही बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं भी आती। यू कैन अब आप जाओगे तो आपको सीट देना ऑन गुड, बट आपको जरूरत है सीट भी नहीं मिलेगी। बहुत बड़े प्रोग्राम होते नहीं है, बहुत बड़ी एल्गोरिदम्स नहीं होती, थोड़े क्योंकि अब लोग ही की हमारे कॉलेज में सिंपल 27 या 28 ही फिल हो पाई, बाकी ब्लैंक ही बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं भी आती। यू कैन अब आप जाओगे तो आपको सीट देना ऑन सेकंड थर्ड ईयर के बाद, बट आपको जरूरत है सीट भी नहीं मिलेगी। बहुत बड़े प्रोग्राम होते नहीं है, बहुत बड़ी एल्गोरिदम्स नहीं होती, थोड़े क्योंकि अब लोग ही की हमारे कॉलेज में सिंपल 27 या 28 ही फिल हो पाई, बाकी ब्लैंक ही बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं भी आती। अब आप जाओगे तो आपको सीट देना ऑन सेकंड थर्ड ईयर के बाद, बट आपको जरूरत है सीट भी नहीं मिलेगी। बहुत बड़े प्रोग्राम होते नहीं है, बहुत बड़ी एल्गोरिदम्स नहीं होती। वो कंपनी में कहीं नहीं दिखाता, ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया, जॉब भी मिल गई थी, और कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत प्रोग्रामिंग आती थी इस वजह से जॉब मिली। उस टाइम पे बस यही था कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने यही ध्यान रखा था कि मैं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जाऊँ, जो पूछेंगे वो देने, उसका जवाब देने की कोशिश करूँ। सो ये फर्स्ट थिंग होती है कि इंटरव्यू के लिए कि आप कम से कम उसको अच्छे से जवाब दो। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन कुछ जवाब तो दो ना, डंप होके बैठ जाओगे तो वैसे भी आपको कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने जो भी मुझे पता था मैंने बताया, उनको लगा कि ये कर लेगा, लाइक कि कोशिश कर सकता है, आता या नहीं आता मुझे भी नहीं लगता उस टाइम पर उनको ऐसा कुछ लगा होगा, कर लेगा। इसी बात पे मुझे जॉब मिला था, और आपको भी मिल सकता है, कोई भी वैसा। लेकिन आपको पहला पॉइंट ये है कि यू नीड टू डू समथिंग हार्ड। सो आपको हार्डली ट्राई करना पड़ेगा इंटरव्यू में। डोंट थिंक कि होगा नहीं, क्योंकि ये सोचने से कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी नहीं होगा तो नहीं होगा ना, सोच के क्या होगा। तो कम से कम इंटरव्यू देने जाओ तो ये मत सोचो कि नहीं होगा, कोडिंग हो या इंटरव्यू कुछ भी हो, ये सोचो कि हो जाएगा और बस करो। एक बार नहीं दूसरी बार होगा। कोई भी इंटरव्यू क्या कर सकता है, ज़्यादा ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा तो मुझे भी याद नहीं होंगे, 30, 40 पूछ लूँगा। अगर याद कर करके सोच सोच के बैठूंगा तब पूछ पाऊंगा 40, 50 क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन भी उतने ही है उनके पास पूछने के लिए, 30, 40, 50 मैक्सिमम, इन्हीं में से आएगा। और वो तैयारी तभी हो जाती है जब आप एक कंपनी में इंटरव्यू दोगे, फेल हो गए, 5 क्वेश्चन पता लग गए, फिर 5 पता लग गए, फिर 5 पता लग गए। उसके साथ साथ आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो आपकी स्किल्स भी बढ़ रही है, आपका थॉट प्रोसेस भी बढ़ रहा है। फिर कंपनी में जाओगे तो सीनियर जूनियर सब हैं जो आपको हेल्प करेंगे। बहुत ही फंटेस्टिक इंडस्ट्री है, ईजिली आप लोग उसमें किसी से भी पूछ सकते हो। आज भी बहुत लोग हैं आते हैं 3-3 साल, 4-4 साल भी होता है। बहुत लोग ऐसे भी सर्वाइव कर रहे हैं जिनको बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती, इवन गिट नहीं पता होता किसी को, छोटी छोटी चीज़ें होती है नहीं पता होती है, लेकिन 3 से 4 साल सर्वाइव भी कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग सुनते हो कि यार उसकी जॉब चली गई, उसकी चली गई, उसकी जाती है कि भाई 10 साल वाले की चली गई, क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड ही नहीं करा। जो चीज़ उसे नहीं आई वो हमेशा ही डिपेंडेंट रहा कि ये बताएगा, ये बताएगा, ये सीनियर बताएगा, ये सीनियर बताएगा, ठीक है। रिसेशन आया या कुछ भी प्रॉब्लम आई कंपनी को, अब अपना प्रॉफिट कम करना है या प्रॉफिट बढ़ाना है और पैसे कम करने हैं सैलरी के, तो वो महंगा ही बंदा निकालेंगे ना, फिर तुम कहाँ से गिट पूछोगे। वो गया तो तुम भी गए। तो ट्राई करो कि सीखो, ये नहीं कि अगर किसी पे डिपेंड हो जाओ, किसी ने एक बार बता दिया तो बस उससे ही पूछना है। कुछ ऐसा है ही नहीं कि यार मैं खुद कुछ करूँगा। सो देन उसके बाद मैंने एक लाइक अपना खुद का कुछ वेब होस्टिंग वगैरह का बिजनेस स्टार्ट किया, एंड देन आई क्लोज दैट विद इन 6 मंथ्स। तो देन मैंने फिर जॉब ट्राई किया। अब क्या होता है कि जब आपका एक गैप आ जाता है 3-4 महीने का एजुकेशन के बाद, तो टफ हो जाता है कि अब यार जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। उसी पॉइंट पे आपको बस एक ध्यान रखना, अगर किसी का गैप भी है, कोई नॉन फील्ड से भी है, लाइक बीटेक नहीं किया हुआ, बीसीए नहीं किया हुआ, आपको लगता है कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है यार। अगर मुझे ये चाहिए कि मुझे ये प्रोग्राम चाहिए, लाइक मेरे को एक सिस्टम बनाना है जिसमें पेमेंट होनी चाहिए, अगर आप वो पेमेंट करवा सकते हो ना, मुझे क्या मतलब आपको कुछ आता है नहीं आता, पहले आपने क्या किया है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। और इवन लाइक आजकल स्टार्टअप्स हैं, ये है, इन सबको लोग चाहिए काम करने के लिए, बिकॉज छोटी स्ट्रेंथ की कंपनी में बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते, एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वो भी नहीं करते। उनको रहता नहीं यार थोड़ा स्ट्रेंथ अच्छी हो वहाँ काम करो, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेंगे कि कितने लोग हैं तुम्हारी टीम में, तुम कितने लोगों को लीड करते हो, वो सब कुछ इफेक्ट करता है आपके सीटीसी को, सारी चीज़ों को। लेकिन स्टार्टिंग तो हो सकती है ना वहाँ से, जहाँ पे लोग कम हैं, और वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको करनी है जो वो किसी और से करवाना चाहते हैं, बट वो आना नहीं चाहता क्योंकि उसको पैकेज अच्छा मिल रहा है, बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, या कई लोग पैकेज को नहीं देखते, स्ट्रेंथ वाली कंपनी में काम करते कि बड़ी कंपनी में काम करना टप्पा लग जाएगा। तो लेकिन आपको मौका मिल सकता है, आप वहाँ काम कर सकते हो, सीख सकते हो चीज़ें, और आप उससे आगे बढ़ सकते हो। मैंने इवन जब स्टार्ट किया, मैं गया, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे कि Naukri.com हो गया, आजकल बहुत है, इंस्टा है यार, ये वो पता नहीं कितनी है, मॉन्स्टर, पहले बहुत लिमिटेड थी, उन पे लिमिटेड लोग भी जॉब लिमिटेड ही डालते थे,
क्योंकि जब तक आपको नहीं पता कि यहाँ से कैंडिडेट मिलेगा नहीं मिलेगा तो आप क्या जॉब डालोगे उस पर, नहीं डालते थे लोग, बहुत कम जॉब होती थी और आधे से ज़्यादा फेक लोग उसमें जॉब घुसेड़ते थे अपनी, जो रियल जॉब होती थी वो फाइंड करना ही मुश्किल हो जाती थी। लेकिन आजकल एल्गोरिदम्स हैं, आप लोग अप्लाई करोगे तो आपको पता भी लगेगा। लिंक्डइन है, डायरेक्टली जाके चेज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हो। बहुत ट्राई किया, कैसी जॉब्स मिलती थी, नोएडा जाते थे, आधे खेत पड़े हैं, प्लाट पड़े हैं, खाली प्लॉट पड़े हैं और बिल्डिंगें बनी हुई हैं, डर भी लगता था यार कहीं कोई लूट ही ना ले यहाँ पे बुला के इंटरव्यू के बहाने, ठीक है। तो लाइक मैं एक बार गया भी था ऐसा कि बिल्डिंग है बिल्कुल बराबर में कुछ नहीं, आगे पीछे सब खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि उस टाइम डेवलपमेंट चल रही थी वहाँ पे, प्लॉट्स कटे थे और कंपनी लोगों ने स्टार्ट कर ली थी यार कम किराया देना पड़ेगा, रेंट कम होगा यहाँ पे, घूमते घूमते पैदल पैदल पहुँच गए किसी तरीके से। आई एम नॉट सो रिच, उस टाइम कोई ऐसा नहीं था कि गाड़ियाँ हैं बहुत कुछ है, तो आराम से अपना पैदल पैदल ही निकलते थे, ठीक है कि चलो यार 11 बजे इंटरव्यू, 10 बजे जाए क्या करेंगे, पैदल पैदल पहुंच गए, जाके देखा ऐसी बिल्डिंग है, खंडर सा लग रहा है और अंडरग्राउंड, और उन्होंने बुला लिया कि नीचे अंडरग्राउंड है वहाँ पे आ जाओ इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो देन मैं अपना अंडरग्राउंड, मैं सोचा यार चलो ठीक है, मैं ये बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, मैंने अपने पैसे भी अपनी सॉक्स में डाल लिए थे यार ये कुछ तो बचेंगे ना घर जाने के लिए, कुछ ऊपर रखे ताकि वो अगर निकाले तो उसको दिख जाए हाँ यही थे, इसके बाद मिल गए, ठीक है, कुछ पैसे तो हों ताकि घर तो पहुँचे वापस, इतना वो था। लेकिन होपफुली ऐसा कुछ नहीं था, नीचे गए इंटरव्यू दिया, लेकिन वही उसने क्वेश्चन पूछे, लाइक मैंने अराउंड 200 प्लस क्वेश्चन जो है ना जावा के किए ऑनलाइन देख देख के, यहाँ भी मुझे मिले, बहुत कम स्टफ होता था ऑनलाइन भी उस टाइम पे, लाइक 12-13 ईयर्स बैक, सो बहुत कम क्वेश्चन सेट थे, वीडियोस भी नहीं होती थी यूट्यूब पे इतनी, अब तो यूट्यूबरों ने फुल मजा कर रखा है यार, जितना मर्जी सीख लो, जो मर्जी सीख लो, इवन टिल टुडे मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ यूट्यूब से, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ वीडियोज़, लाइक मैं, और हर बंदे का अपना एक पैटर्न होता है सीखने का, वो अपना पैटर्न फाइंड आउट करो। सबसे पहले आपको पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप कैसे लर्नर हो, आपको पढ़ के डॉक्यूमेंट से समझ में आता है, वीडियो से समझ में आता है, सुन के समझ में आता है, या किसी को बिठा के कोई जब आपको बताता है तब समझ में आता है, दिस इज द पैटर्न कि आप पढ़ना, आपका दिमाग कैसे ट्रेन होता है, ये वे है, हर बंदे को अलग अलग तरीके से ट्रेन करता है, लाइक दिमाग जो है ना वो हर बंदे का अलग है, सबका सेम नहीं है। किसी को लगता है आईटी में जाऊँ, आज भी ऐसे लोग हैं जो आईटी में ना जाके सेल्स में जाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि यार मेरी जुबान बहुत कामयाब है, मैं कर लूँगा ये चीज़, ठीक है, सेल्स में जाना पसंद करते हैं। तो सबको पता है कि हाँ सॉफ्टवेयर में इतना पैसा, सब उधर भाग रहे हैं, लेकिन वो अकेला नहीं, मैं सेल्स में जाऊँगा, माँ बाप उसके पीछे होंगे, नहीं तू इधर चला जा, ये पढ़ ले, तू कर लेगा, नहीं लॉयर बन जा, मास मीडिया कर ले, रिपोर्टर बन जा, ठीक है, लेकिन उसको नहीं, मैं तो ये करूँगा, मैं सेल्स करूँगा, मार्केटिंग, वो क्या करेगा, धक्के खाएगा मार्केटों में। कोई बोल रहा है नहीं मैं तो गवर्नमेंट जॉब करूँगा, गवर्नमेंट बड़ी जॉब कर, नहीं मेरे को तो पुलिस में लगाना है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ऑन डेस्टिनी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमन जॉब, लाइक गवर्नमेंट में कोई कांस्टेबल भी बनने को तैयार हैं लोग कि हाँ मुझे बनना है, और गलत नहीं है उसमें, ऐसा नहीं है कि सैलरी कम है वो कर नहीं पाएंगे, वो भी कर लेते हैं बहुत कुछ उसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आपको अपना स्टाइल ढूंढना है कि व्हाट यू वांट, फिक्स दैट, चेंज मत करना लाइफ में। अगर इधर से कूदोगे उधर, उधर से कूदोगे उधर, जैसे होता है ना कि स्ट्रीम चेंज कर ले, नहीं अभी कोडिंग सीखी है 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब मैं सेल्स कर लूँगा, मैं मार्केटिंग कर लूँगा, मैं HR बन जाऊँगा, ठीक है, तो वो मत करना, बिकॉज आपको फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करना होगा, उसमें भी नहीं हुआ तो क्या करोगे, फिर स्विच करोगे, तो ऐसे स्विच करते रहोगे, वो मत करो। चूज वन थिंग, डू दैट। अगर HR भी बनना होगा ना तो कोडिंग अच्छे से नहीं भी आई ना, उतनी भी आ गई तो टेक्निकल HR बनोगे, अच्छा कमाओगे, अच्छी जगह पे जाके बैठोगे, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो पहले जो कर रहे हो उसको करो, ये नहीं कि उसको छोड़ के कुछ और, फिर उसको छोड़ के कुछ और, स्विच मत करो अलग अलग जगह पे। एक्सपीरियंस ले लो, साइड बाय साइड लेना हो तो ठीक है, लेकिन अभी जो भी बिगनर है, लाइक जिसको अभी जॉब चाहिए है, वो स्विच भी मत करो कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ये भी देख लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ, चलो मैं कोडिंग भी सीख लेता हूँ, मत करो, डोंट डू दैट। या तो अपनी गवर्नमेंट जॉब ही कर लो या कोडिंग ही कर लो, वरना दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। फिर इन द एंड यही सोचोगे यार कोडिंग ही कर लो, फिर करनी ही कोडिंग है बाद में, तो भी कर लो, ठीक है। कंपटीशन देखो और अपना दिमाग देखो, उस हिसाब से चलो। तो स्टाइल ढूंढो अपना कि तुम्हें पढ़ना किस चीज़ से पसंद है, वो उससे पढ़ना स्टार्ट करो, वीडियो से है या डॉक्यूमेंट से। बिकॉज आज भी जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि हर चीज़ हम सीख के बैठे, पढ़ के बैठे, नहीं, डॉक्यूमेंटेशन होती है हर चीज़ की। कोई लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ जाओगे वो बताएगा कैसे उसको इनिशियलाइज करना है, कैसे कॉल करना है, कैसे क्या उसको पैरामीटर चाहिए, क्या उसको भेजना है, सब वहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन बहुत से लोगों को दिक्कत ये है कि डॉक्यूमेंटेशन, मुझे आज से 3 साल पहले तक भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता था, समझ ही नहीं आती थी, मज़ा क्या आएगा, समझ नहीं आएगा तो सीधी सी बात है ना कि क्या करेंगे, छोड़ो।
तो 3 से 4 साल पहले तक भी ऐसा नहीं होता था कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन पसंद आए। मैं वीडियो पे जाता था कि वीडियो जाके देखता हूँ, जो भी मिला 2-3 वीडियो देखी, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पे आता था, तो डॉक्यूमेंटेशन भी समझ में आती थी। कभी कभी होता है डॉक्यूमेंटेशन है तो वीडियो क्यों बना रहे हैं लोग, तो इसीलिए बना रहे हैं कि हो सकता है तुम्हारे को ईज पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन समझ नहीं आ रही, वीडियो भी नहीं है, तो ठीक है उसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, साथ साथ लिखो थोड़ा सा। बोलने वाले बोलेंगे डायरी में लिख रहा रट्टू है ये रट्टा मार रहा है। डॉक्यूमेंटेशन को रट्टा नहीं मार सकता भाई, वो तो करके दिखाना ही पड़ेगा इन द एंड ना। जब इम्प्लीमेंट करोगे तो दिख जाएगा कि हो रहा है। तो डोंट थिंक कि कोई क्या कह रहा है, अपना काम खुद करो और लिखो। जैसा समझ में आ रहा है वैसे समझो यार, बाद में सब सैल्यूट ठोकने वाले। तो पहले जैसे समझ में आ रहा है वैसे करो। किसी से पढ़ के समझ में आ रहा है, ये मत सोचो जूनियर है, मैं तो सीनियर हूँ, मैंने 3 महीने से कोडिंग कर रहा हूँ, ये बंदा तो अभी 10 दिन हुआ है आए हुए, इससे नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना, पूछो यार, कुछ नहीं जाता उससे। 12 साल के बाद भी मैं 3 साल वाले बंदे से पूछ लेता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन पूछने के बाद ना उसमें मैं बताने लायक हो जाऊँ, ये ज़रूरी है। ये नहीं हो कि पूछ के कर लिया और अगली बार पूछ रहा तो पता ही नहीं, अब दोबारा पूछूंगा उससे, नहीं, ये मत करना। बस सीनियर हो जूनियर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर बंदे के पास नॉलेज है, किसी से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, वीडियो से ले लो, ऑनलाइन ले लो, कोई रास्ते में मिल रहा है उससे ले लो, जहाँ मिल रहा है वहाँ ले लो। नॉलेज का तो ऐसा है, कहीं से मिल रही है ले लो, उसे सोचो मत कि नहीं इससे नहीं पूछना। अपना काम बनता, बाकी तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो काम बनाओ पहले, जब उसको जरूरत पड़े तो तुम काम आ जाना, बस इतना ही तो सोचना है। या किसी और को पड़े तो तुम काम आ जाना कि चलो यार मैं बताता हूँ, बस इतना ही करना और कुछ ज़रूरी नहीं है। तो मैं गया, इंटरव्यू दिया, 200 क्वेश्चन प्लस जावा के दिए, वहाँ पे 20-30 क्वेश्चन पूछ लिए, क्योंकि उसको क्या था, उसको अटकाना था कि अटके तो मैं इससे बात करूँ आगे अपनी। उसकी बात क्या थी कि भाई पहले तो हमारे से ट्रेनिंग ले, 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये हमारे को दे, मतलब 35 हज़ार रुपये दे, हम तेरे को जावा सिखाते हैं, उसके 6 महीने तक हम तेरे को सिखाएंगे, 3 महीने सिखाएंगे, 3 महीने काम कराएंगे, फिर तेरे को सैलरी देंगे। कितनी? 17,000 रुपये। मतलब मेरी ही सैलरी मुझे अगले 6 महीने बाद 1 साल तक मिलेगी, ठीक है। लेकिन दे देता तो शायद भी कुछ हो जाता। ऐसा नहीं है कि ऐसे काम नहीं करती, ऐसी चीज़ें भी वर्क करती हैं, बट मेरे पास नहीं थे, कहाँ से दूँगा। घर से मैं लेना नहीं चाहता था, ऐसा नहीं मेरे फादर दे नहीं सकते थे, सब कुछ था, बट मैं नहीं लेना चाहता था। मेरे अंदर खुद के अंदर ऐसा कि नहीं देने, तो वो भी छोड़ी। फिर मुझे एक मिला दिल्ली में घूमते हुए, कहीं पे मेरे को एक जॉब मिली ओलेक्स के थ्रू, उसके पास पहुंचा, उसने मुझे बोला ठीक है भाई काम करते हैं, हम सिखा देते हैं, वो आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, हम काम भी बता देंगे क्या करना है, सब कुछ है, कल से आ जाना। ठीक है, सैलरी बाद डिसाइड करेंगे अगले महीने, 1 महीने तो फ्री में आना पड़ेगा। ठीक है, मांग नहीं रहा ना, ले भी कुछ नहीं रहा, दे भी कुछ नहीं रहा, तो कोई बात नहीं है, ठीक है चले जाते हैं। तो चला गया, 27-28 दिन वहाँ काम किया फ्री में, ठीक है। दे वर मेकिंग लाइक पेजेस ऑन वर्डप्रेस एंड जूमला, और CMSs होते हैं PHP बेस्ड, उन पे काम करते थे वो लोग, पेजेस बनाते थे, अच्छी खासी कमाई करते थे। गया दिखाया तो नॉन टेक्निकल सा लग रहा, देखने में कॉपी पेस्ट करवा रहे। उनकी उम्मीदें यही थी कि पेजेस बनाए, 1500 पेजेस बना दे, 1000 बना दे, 800 बना दे। उनका टारगेट रहता था 1400-1500 पेजेस का। मैंने कहा यार ये तो नहीं करना, चुपके से बैठ के गूगल करता रहा और देखता रहा कि यार ये जो मैनुअल कर रहे हैं उसको ऑटोमेट कैसे करेंगे। गूगल करके फाइंड आउट किया कि ये इंसर्ट क्वेरी है SQL की, थोड़ा बहुत पता भी था क्योंकि पढ़ी हुई भी थी SQL वगैरह ग्रेजुएशन में। तो गूगल करके पता लगाया कि ऐसे है, उसमें क्या डायनामिक उनको चाहिए, वो सब लूप वूप लगा के सेट करके क्वेरी बना ली और पेजेस बनाए 2-2 3-3 हज़ार। तो वो डिसअपॉइंटेड थे बहुत, क्योंकि 50-50 पेज बनाता था, बाकी टाइम तो मैं यही करता था, वो करता ही नहीं था जो वो बोल रहा है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा था कि ये हो गया तो फिर इनका टारगेट डबल करेंगे सीधा, 4-4 5-5 हज़ार पेजेस बना देता था। फिर उनको बताया कि देखो ऐसे पेजेस बनेंगे, उन्होंने देखा कि यार 20-25 दिन से 50 पेज बना रहा है, एकदम से 7,000 पेज बना दिए, कैसे बना दिए। बोला ऐसे बनाए हैं, बाकी डिटेल बाद में, पहले सैलरी डिसाइड करते हैं क्या दोगे। ठीक है भाई, डिटेल तो तभी देंगे ना जब आप कुछ दोगे मुझे। बोलता ठीक है आ जाओ। 5,000 से शुरू किया, बोला 5,000 रुपये दूंगा। लाइक उनके पास समथिंग अराउंड 35 प्रोजेक्ट्स थे जो पेंडिंग थे, समथिंग अराउंड हर प्रोजेक्ट का वो 2 लाख रुपए ले रहे होंगे क्लाइंट से, ठीक है। लेकिन मुझे 5,000 रुपये देना, जो कि एक दिन में उनका प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है, ठीक है। तो फिर ऐसी जगह बार्गेन नहीं करो, मत बैठो, नहीं है बैठने की जगह, निकलो। फिर यही हुआ कि बार बार फ़ोन करके चलो 8 दे देंगे, 9 दे देंगे, 9:30 पे आ गए। बोला इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, मैं लेना ही नहीं है, 10 चाहिए मुझे। बहुत बड़ी डिमांड भी नहीं थी मेरी। चलो यार बहुत पैसा मांग रहा, नहीं दे सकते। आई वॉज नॉट ओवर स्मार्ट एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे पता था यार अभी मैंने करके थोड़ी दिया है, बोल ही रहा हूँ कि कर दूंगा, तुम्हारे 35-40 प्रोजेक्ट पेंडिंग है, कर दूंगा कंप्लीट। बट ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ मांगा था उससे, 10-10 हज़ार रुपये मांग रहा था। उसे भी ये लग रहा था नहीं यार ये तभी रुकेगा जब मैं इसको 500 रुपये कम दूंगा, अगर ये आएगा। तो वो अपना सोच रहा था, मैं अपना सोच रहा था। मुझे दिख रहा है यार 50-60 हज़ार रुपये तो नॉर्मल काम है ही, ये इतना तो मुझे दे सकता है वो, लेकिन उसे 500 रुपये कम देने थे मुझे। तो मुझे नहीं चाहिए थे, मैंने वो जॉब छोड़ दिया
और छोड़ा भी इसलिए शायद 9:30 पे भी कर लेता, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, बट मुझे एक बात चल रही थी साइड बाय साइड। मैं बोला ठीक है कल बताता हूँ। शाम को उसने डन कर दिया, उसने मुझे 10,000 दिया। मैंने उसके साथ काम किया, 3 साल उसके साथ काम किया। यूके का स्टार्टअप था, उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। दिल्ली में उनका ऑफिस था। ग्रुपोन, लाइक अब भी आप लोग देख रहे हो, ग्रुपोन वाज द आइडिया एट दैट टाइम। उन्होंने पहले कुछ ऐसे ही नॉर्मल स्टार्ट किया था। आई गिवन आइडिया कि ग्रुपोन जैसा कुछ बनाते हैं। एट दैट टाइम आई डोंट नो कि ग्रुपोन स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था, तो इतना पॉपुलर भी नहीं था उस टाइम पे। तो हमने ग्रुपोन जैसा वेबसाइट बनाया, डिस्टेंस दिए। लाइक उस टाइम पे कोई डिस्टेंस वाली साइट नहीं थी कि आपको अपनी लोकेशन से या रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट आपको लोकेशन का डिस्टेंस मिले, जैसे आजकल जस्ट डायल और इंडिया मार्ट पे मिलता है। लाइक वो किया, सब कुछ पीएचपी में था। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, पीएचपी में वो किया। फिर हमने देखा यार हमें स्क्रैप करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट्स का डाटा चाहिए। सो आई लर्न जावा एट दैट टाइम। ग्रेजुएशन में कभी सीखी थी, लेकिन ये इतने स्ट्रगल तक वो सब भूल गया यार। सब डाटा स्ट्रक्चर सब क्लियर हो गया। कुछ नहीं है दिमाग में अब कि डाटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम है, कुछ नहीं है। नौकरी है हाथ में और काम करना है। गूगल पकड़ा, जावा करनी स्टार्ट की। जो ओनर था वो भी जावा कॉन्ट्रैक्टर था, ही नोज वेरी वेल अबाउट जावा एंड ऑल। तो उसने मुझे बेसिक सा बना के दे दिया स्प्रिंग बूट पे कि ये स्क्रैप कर देगा। अब मैं चला रहा हूँ, कोड देख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा यार। वो 12-13 साल बंदा है, एक्सपीरियंस है, उसने कोड ही उस लेवल का लिखा हुआ, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फिर किसी तरीके से उससे बात की कि यार इस पर चेंजेस करने, तो बोलता चेंजेस करने, चेंजेस करो। मुझे क्या समझ में आएगा, 7 दिन तक बैठा रहा, देखता रहा उस कोड को, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ठीक है, मैंने बोला यार नहीं आ रहा है, आप बताओ। उसके पास टाइम नहीं था। उसने बोला ठीक है यार तो बंदा हायर कर ले, मैं पे कर दूंगा और उससे करवा ले चेंजेस। मैंने कहा ठीक है। बंदा हायर किया इजिप्ट से, इजिप्ट के बंदे हायर किए, पेरिस से बंदे हायर किए, फिलीपींस के बंदे हायर किए, चाइनीज़ बंदे हायर किए, ठीक है, कोरिया से बंदे हायर किए। ऑनलाइन वर्क पे बैठ के लोगों को हायर करना स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग पे। सबके साथ डील एक ही थी। उसने बोला कि $50 दूंगा, अगला 40 मांग रहा, मैं 50 दूंगा, लेकिन मेरी स्क्रीन पे करेगा ताकि मेरे को पता लग सके कि कर क्या रहा है। सो लाइक उससे स्टार्ट किया। बीच बीच में पूछ लेता था कि ये क्या किया, ये क्या किया। उससे मैंने स्टार्ट किया लर्निंग कि हाउ टू डू अकोडिंग इन जावा। बहुत फंडामेंटल्स पहले क्लियर थे, बहुत क्लियर थे ग्रेजुएशन में, लेकिन भूल गया, बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि 1-1.5 साल काम करते हुए हो गया था। सब वही काम कर रहा हूँ, जो बता रहा है वही करे जा रहा हूँ। जो मुझे आता था वो तो मैं उसको दे ही रहा था, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं दे पा रहा था। कोई नॉलेज इतनी मिल नहीं रही थी। लेकिन वहाँ से स्टार्ट की गैदर करना कि चलो यार ऐसे मिलेगी जावा की नॉलेज। फिर अपना खुद का पूरा एक जावा स्प्रिंग बूट पे पूरा प्रोजेक्ट बनाया, साइड बाय साइड देख देख के। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ ऐसे बनेगा ये स्क्रैच से। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा सा बना लो अपना, कुछ भी सोच के बना लो, स्टार्ट करो स्क्रैच से कि हाँ ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से कन्फिग्रेशन होगी, देन वी कैन स्टार्ट समथिंग। फिर किसी के बड़े प्रोजेक्ट में भी आप बीच में जाके काम स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाओगे। स्टार्ट किया, उसके बाद स्क्रैपर बनाए बहुत सारे। जॉब सर्व पे हमने जॉब सर्व की जॉब्स को स्क्रैप किया। और फिर मुझे पता लगा कि यार इसकी जॉब भी होती है, लाइक टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर बोलते हैं इसको। वो लोग यही करते हैं कि हमारा जो खुद का प्रोडक्ट है उसमें से डाटा निकालते हैं और उसको मैच करते हैं, लाइक एक्सपेक्टेशन जिसे हम बोल देते हैं कि असर्ट कर रहे हैं वैल्यूज़ को, टेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे पता लगा ये टेस्ट ऑटोमेशन की इंजीनियर होती है, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। तो मैंने और अच्छे से उसको सीखना स्टार्ट किया, और अच्छे से सीखा। वहाँ पे सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ गई, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि स्टार्टअप था। उन्होंने मुझे बोल दिया यार हम तेरे को इक्विटी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है तो ऐसा मत सोच। फिर उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को ट्रैक करते थे। जैसे आपका सीवी है, आपके अगर वर्ड फॉर्मेट में आप उसके अंदर एक लिंक डाल देते हो, इंसर्ट कर देते हो गूगल एनालिटिक्स का, देन यू कैन ट्रैक योर रिज्यूमे एज वेल, कि रिक्रूटर के पास गया, उसने खोला या नहीं खोला, वो आपको पता लगेगा गूगल में कि हाँ खुल गया तो इसका मतलब उसने खोला है। कई बार हम लोग डरते रहते हैं कि यार रिज्यूम गया है, उसने ये पढ़ लिया होगा और ये मैंने गलत लिख दिया, ये पूछ लेगा, मुझे तो आता नहीं है। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था कि खोला भी या नहीं खोला अगले ने। तो हमने ऐसा करके एक सर्विस बनाई जो आज भी चलती है यूके में। वो सर्विस बनाई, मीटअप ग्रुप बनाया, जिसमें आजकल meetup.com है, उस पर ग्रुप बनते हैं कि पेड होते हैं, मतलब आप लोगों को नहीं बनाना, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आई डोंट नो कि जयपुर में कोई है या नहीं है, बिकॉज बहुत दिन हो गए ऐसा कुछ छेड़ा नहीं है। तो मीटअप ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आपके सिमिलर लोग आ करके एक बंदा उसको रन करता है कि इसमें मैं सारे जावास्क्रिप्ट के बंदे लेके आऊँगा, सारे जावा के बंदे लेके आऊँगा। वहाँ पे उनकी मीटअप्स होती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ होता है। तो वहाँ जाके नॉलेज गैदर कर सकते हो। हमने खुद का एक ग्रुप स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो ये सब कुछ किया। 3 साल में पैसा नहीं मिला, बहुत लिमिटेड मिला, मतलब इतना भी नहीं मिल रहा था कि जितने मेरे पेयर्स कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे थे। इवन दो कि मैं कॉलेज में भी टॉपर रहा, एजुकेशन में भी पीछे, जब मतलब पॉइंट था जब तो टॉप कर ही लिया। कैसे किया वो तो चलो एक अलग पॉइंट है, लेकिन कर लिया। फिर भी उतना बेटर नहीं कर रहा था, बट ये था कि यार सीखने को मिल रहा, सीखता रहे। 3 साल बाद मैंने चेंज किया, जावा से .NET में गया मैं। साथ साथ मैंने उस स्क्रैपिंग के साथ में रिएक्ट सीख ली थी। आई डोंट नो कि रिएक्ट इतनी बड़ी चीज़ है, उस टाइम पे रिएक्ट सीख के छोड़ भी दी कि छोड़ो, क्योंकि मार्केट को नहीं देख रहा था, कंपनी को देख रहा था, ओनर को देख रहा था, प्रोडक्ट देख रहा था और बस काम कर रहा था।
मार्केट नहीं देख रहा था। मार्केट देखना ज़रूरी है, मार्केट में आपकी वर्थ होनी ज़रूरी है। नोबडी विल गिव यू कि तुम 3 साल से 4 साल से काम करे जा रहे हो, तुम्हें इंक्रीमेंट ऐसा ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मार्केट को देखो, तुम्हारी वर्थ क्या है। जब तुम अपनी वर्थ बताओगे तभी आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हर साल कंपनी छोड़ो, दैट्स अ बैड आइडिया। फाइंड आउट अ गुड कंपनी एंड उसके अंदर स्टिक करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को भी, करियर वाइज भी। बट फाइंड आउट तो करना पड़ेगा और वर्थ भी ढूंढनी पड़ेगी खुद ही। आपकी वर्थ कोई और लगाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपको बताना पड़ेगा कि अब मेरी वर्थ ये हो चुकी है, जब आपने हायर किया था तब वो थी, लेकिन अब ये है। सो वो आपको खुद बतानी पड़ेगी। देन मैंने .NET में स्विच किया, .NET, AngularJS और .NET में मैंने टेस्टिंग पे ही स्विच किया था। एज ए टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर मैंने उस कंपनी को स्विच किया, 3 साल 3.5 साल वहाँ काम किया। फिर दूसरी कंपनी में गया, दैट वाज आल्सो स्टार्टअप लाइक ओयो रूम्स, क्विक रूम्स करके है। तो हमने वो स्टार्ट किया। और जैसे हुड ऐप आपने सुना होगा, सो ही इज़ द सेम को फाउंडर ऑफ क्विक रूम्स। शार्क टैंक इंडिया में भी आया था, तो उन्होंने वो क्विक रूम स्टार्ट किया था, मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था, एज ए टेस्ट इंजीनियर स्टार्ट किया था। बट आई वाज आल्सो डूइंग कोडिंग वोडिंग भी, अपने पेयर्स के साथ उनके कोड वोड देखता रहता था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मेरा काम टेस्टिंग का था, बट मैं वहाँ पे भी दिमाग लगाता रहता था, साइड बाय साइड अपने प्रोजेक्ट भी बनाता रहता घर बैठ के। सो मैंने टेस्ट इंजीनियर से कैसे डेवलपमेंट में स्विच किया ये बताता हूँ आपको। देन आई स्टार्टेड कि यार ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, मैंने देखा यार ये इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें ये API कॉल करते हैं। API देखी कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है कि JSON रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। डाटाबेस में ये लोग MySQL यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत MySQL पता था पहले से ही, थोड़ा बहुत और पढ़ लिया। देन API देखी, फिर Node.js देखा, जावास्क्रिप्ट आती थी, थोड़ी बहुत सीख ली थी और भी। तो देखा कि Node.js ऐसे एक्सप्रेस में इस तरीके से एप्लीकेशन बनती हैं, तो बहुत सही लगा कि यार ये तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ है ही नहीं, Node.js इज़ वेरी सिंपल। सो देखा कि यार जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए Node.js में, तो आप कभी भी बैकएंड कर लोगे इजीली। ऐसा नहीं बोल रहा कि सबको आ जाएगा, डोंट थिंक कि आ जाएगा, लेकिन करोगे तो आ जाएगा, ये पक्का है। करना स्टार्ट करोगे तो पक्का आ जाएगा, बैक एंड हो फ्रंट एंड हो कुछ भी हो, लेकिन करना शुरू करना पड़ेगा। शुरू में बहुत कम्प्लेक्स लगेगा, समझ में नहीं आएगा क्या कर क्या रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बार बार जब कोड को लिखोगे, बार बार जब पढ़ोगे, मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ आज भी अपनी ऑफिस में भी, कि अगर आप किसी कोड को देख रहे हो ना, उसको ऊपर से नीचे तक बार बार देखते रहो। हो सकता है आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ऊपर से नीचे देखोगे 2% समझ में आएगा। उसको डिवाइड करो, ऊपर से दोबारा देखना स्टार्ट करो। 3-4 बार कोड को आप देखोगे ना, तो आपको 60-70% समझ में आ जाएगा। बाकी आपको काम करते हुए समझ में आएगा। डीबगर लगाना सीखो, डीबगर इज द बेस्ट थिंग। उसको लगाना सीख लिया, लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा। मतलब डीबगर इज द वन थिंग कि कोडिंग में डीबग करना आना चाहिए। वो अगर करना आ गया तो कुछ भी बना लोगे। मैं नहीं बोलता कि बहुत बड़ी बड़ी एल्गोरिदम्स आपको आनी चाहिए। आज के दिन में भी गूगल जैसी कंपनीज एल्गोरिदम, अमेजन, ये सब लोग एल्गोरिदम पे बेस्ड सारी की सारी हायरिंग करते हैं, लेकिन अब उनको भी समझ में आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो। जरूरी नहीं है तुम्हें एल्गोरिदम आनी चाहिए यार, पहले इंप्लीमेंटेशन तो आए। एल्गोरिदम के बेस पे हायर तो कर लिया, इंप्लीमेंट कुछ कर नहीं पा रहा, फिर वो 2000 बंदे 1000 बंदे निकाल रहे हैं। और मार्केट में क्या चल रहा है, रिसेशन है, बंदे निकाल दी, बिकॉज नोबडी कैन से यार तुझे कुछ आता नहीं है। नहीं आता तो लिया क्यों था भाई, बोलोगे ना, लोग केस भी कर देते हैं। तो भाई कंपनीज को एक वैलिड रीजन देना होता है जब आपको निकाल रही है, ताकि आप उस पर केस ना कर दो। उसकी प्रॉब्लम पहले ही बढ़ी हुई है और बढ़ा दोगे, क्योंकि 3-4 महीने, 2 महीने, 4 महीने आपको पैसे भी दे चुका है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एल्गोरिदम आएगी तो ही, ब्रूट फोर्स से भी सारे काम होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट एकदम से इतना हाई फास्ट स्पीड का नहीं बनता है। और ऐसा नहीं है कि AWS से पहले फास्ट चीज़ें नहीं बनती थी, अभी भी बनती हैं, पहले भी होती थी, स्केलेबल भी होती थी। ऐसा नहीं है कि माइक्रो सर्विस अब आई है तो बहुत फास्ट हो गया है, बहुत ईजी हो गया है। पहले मोनोलिथ में ऐसा नहीं था। वो भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ज़रूरी नहीं है माइक्रो सर्विस हर जगह काम आएगी, वो कहीं कहीं मोनोलिथ बेस्ट होता है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। और जब खुद बनाना स्टार्ट करोगे, काम करना स्टार्ट करोगे, तब धीरे धीरे चीज़ें रियलाइज होंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ काम आएगी। देन मैंने वहाँ पे बैठ के अपना सीखा भी, उनका काम भी करता रहा, अपनी सैलरी लेनी है, उनको भी जस्टिफाई करना है, पढ़ता भी रहा। और फिर मैंने स्विच किया AngularJS के साथ में। Angular 2 आ गई, अब AngularJS सीख के बैठे, अब Angular 2 आ गई, अब क्या करें। स्विच तो कर लिया, वहाँ Angular 2 है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर वही किया, पढ़ना स्टार्ट किया, दोबारा वीडियोज़ देखनी स्टार्ट करी। तब तक वीडियोस भी मार्केट में आने लगी, तो चलो कुछ तो मिल रहा है। तो Angular 2 स्टार्ट किया पढ़ना, कैसे क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट घर बैठ के बनाए। बेस्ट थिंग इज़ कि छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ और उनको गिटअप पे डालो। उसको डालना सीखो, बहुत ईजी है, बहुत बड़ा काम नहीं करना होता। गिट इज़ वेरी ईजी, ठीक है, 2-4 दिन में सीख जाओगे। बेसिक कोड की बेसिक छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना के वहाँ डालना शुरू करो, उसके लिंक देना शुरू करो रिज्यूम में, ठीक है।
फिर कोई आपके कोडिंग स्टाइल को समझ पाएगा, या ये समझ पाएगा यार तुम्हारे में ईगरनेस तो है कोड लिखने की, ऐसा ना हो कि तुम्हें हायर कर लिया और बोल दिया ये बनाना है प्रोग्राम, तुम बैठे हो महीने भर तक 2 दिन का काम लेके, बार बार कोई बोलेगा तुम बोलोगे माइक्रो मैनेज कर रहा है, नहीं करके दोगे तो यार उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो काम करोगे तो कोई माइक्रो मैनेज नहीं करेगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करने वाला, और कोई तुम्हें बीट नहीं कर सकता। कोई लोगों को रहता है यार पॉलिटिक्स कर रहा है, ये वो कुछ भी कर रहा हो, डोंट वरी अबाउट दैट, अपना काम करो। तुम्हारा काम तुम्हें पे ऑफ करेगा, हो सकता है उस कंपनी में ना करे, नेक्स्ट कंपनी में करेगा, बट पे ऑफ जरूर करेगा। मेहनत पे ऑफ करती है, तुम्हें अपना काम करना है बस। पॉलिटिक्स वाला अपने तरीके से ऊपर बढ़ता है, काम करने वाला अपने तरीके से बढ़ता है। तो ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिक्स के तरीके से बढ़ना है, ठीक है, तो काम करके बढ़ो, बेस्ट वही है, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके पॉलिटिक्स कम हो जाएगी, वहां पे काम ही काम आएगा। और काम तो कुछ भी हो सकता है, नौकरी नहीं होगी तो खुद का भी कर सकते हो कुछ। ठीक है, तो ये समझो। उसके बाद मैंने एंगुलर 2 और इसमें स्टार्ट किया, पब्लिसिस्ट सेपिएंट में स्टार्ट किया। बिगेस्ट कंपनी ऑफ वर्ल्ड है, अंडर पब्लिसिस्ट के अंदर समथिंग अराउंड 500 प्लस कंपनीज आती हैं। सेपिएंट वाज अ कंपनी और पब्लिसिस्ट ने उसे परचेज किया था। सो पब्लिसिस्ट सेपिएंट उसके बाद बना। मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी तो सेपिएंट में की थी। सेपिएंट वाज अ बिग कंपनी एट दैट टाइम एज वेल, लेकिन उसके बाद पब्लिसिस्ट ने जब उसे ऑन कर लिया तो वो पब्लिसिस्ट सेपिएंट हो गई, वो भी बहुत बड़ी कंपनी थी। वहाँ मैंने लाइक जैसे ग्रो है इस तरीके से मैंने एक थीसिस क्रैक प्रोजेक्ट पे वहाँ काम स्टार्ट किया था, और मैंने एज ए कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, फ्रॉम अनदर आईटी कंपनी बेंगलोर में थी, मैं एम्प्लॉय उनका था, लेकिन काम पब्लिसिस्ट में करता था। बट सीखने को बहुत कुछ मिला वहाँ पे, अच्छे सीनियर्स मिले, जावास्क्रिप्ट सीखी, नोड.जेएस पे काम करा, मतलब आती थी सारी चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन नहीं था वहाँ पे किया। फुल समझ में आ गया कि कैसे चलना है, धीरे धीरे करके समझ में आई है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि नहीं एकदम से कुछ हो गया, नहीं, एकदम से कुछ नहीं होता। कभी कभी जाओगे तो बहुत बेसिक राउट भी नहीं बन पाएंगे जो तुमने घर पे बनाए होंगे, अपने ही प्रोजेक्ट में बनाए होंगे वो भी नहीं बनेंगे। हो सकता है तुम्हें अपने ही प्रोजेक्ट में जाके देखना पड़ेगा कि मैंने कैसे राउट को इनिशियलाइज किया था। बार बार जब करोगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा कि हाँ ऐसे लिखना है, तो फिर फटाफट लिखते चले जाओगे। और फटाफट किसी को नहीं चाहिए यार, काम चाहिए बस। 8 घंटे की नौकरी को 10 घंटे भी कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ रहा शुरू में, वो करते हैं लोग। रीज़न एक दो ही होते हैं, तो प्रोजेक्ट की डिमांड ही ज़्यादा होती है, तुम्हारी स्किल्स थोड़ी कम होती हैं। तो निकाल कोई नहीं रहा, कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है वो गलत है, बस यही है कि 8 की जगह 10 घंटे में करना है। और टाइम देखो, उनको भी एक प्लान बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके उन सबको पे करना है, तो उनकी भी एक मजबूरी है कि उस टाइम में उनको काम चाहिए। तो पहले टाइम को पे ऑफ करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लाइक पहले 3 साल में कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, उस टाइम इतने होते भी नहीं थे मार्केट में, लाइक बहुत कम कंपनीज थी, इतनी हायरिंग भी नहीं थी, और इतने पैसे भी नहीं देते थे लोग उस टाइम पे। लेकिन फिर भी काम किया और मेहनत की, 10-10, 12-12 घंटे भी काम किया। नहीं समझ में आएगा तो क्या करेगा बंदा, देखता ही रहेगा। 10-12 घंटे तुम 3-4 घंटे से तो कोड ही देख रहे हो, समझ में तो आ नहीं रहा, तो क्या ही कर लोगे उसमें। तो तुमने टाइम नहीं दिया, तुमने अपना टाइम दिया सिर्फ अपने लिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा जब तक तुम अपना ही टाइम दे रहे हो, उसको कुछ नहीं दे रहे हो। समझ में आने लग गया उसके बाद अगर तुम्हारे एफर्ट है या तुम कुछ रिसर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो कोई चीज़ नहीं करनी है जो नहीं पता कैसे करनी है, लाइक वो कोई भी करे, सीनियर भी करेगा तो ढूंढेगा पहले, यार ये लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करनी है तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन तो मिल गई, बट उसमें ये चीज़ें नहीं है जो मुझे करनी है, तो उसका वे ढूंढना है। वो कंपनी के लिए ही कर रहे हो, वो अपने लिए नहीं कर रहे। लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा कि लाइब्रेरी कैसे यूज़ होगी, रिक्वायर कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। दिस इज़ योर फॉल्ट, ये तुम अपने लिए सीख रहे हो, क्योंकि वो बहुत टफ नहीं होता, वो तुम्हें बेसिक लेवल पे ही आ जाती है। लाइक 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तुम्हें आनी चाहिए कि कैसे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, चाहे जावा में हो, जार फाइल ऐड करनी हो, या जावास्क्रिप्ट में npm या यान से आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है। सो फिर उसके बाद मैंने पब्लिसिस्ट सेपिएंट में काम किया, बहुत अच्छे से किया, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट वहाँ पे किए। ग्रूवी में काम किया, जावास्क्रिप्ट में काम किया, उससे पहले .NET, पाइथन, PHP, बहुत चीज़ें पाइथन में भी किया पब्लिसिस्ट में, क्योंकि डाटाबेस के इंटरेक्शन सारा पाइथन से होता था। उसके बाद मैंने RSG मीडिया में ज्वाइन किया। इट्स लाइक सेकेंड लार्जेस्ट मीडिया कंपनी इन द वर्ल्ड। सो वहाँ पे मीडिया प्रोडक्ट्स बनते थे, उनमें काम किया, और कंपनी बहुत अच्छी थी, लोग भी बहुत बढ़िया थे, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे थे उनके। वहाँ पे मैंने रिएक्ट पे बहुत काम किया, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कन्वर्ट किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट को हमने रिएक्ट पे बनाया, कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड बनाया, जावास्क्रिप्ट पे काम किया, एंगुलर JS की ऐप्स को कन्वर्ट करके रिएक्ट पे लेके आए। सो ये सब कुछ हमने RSG मीडिया में किया। देन RSG मीडिया को भी नेविगा ग्लोबल ने बॉट कर लिया। सो लाइक मेरी जर्नी में मैं जिस भी कंपनी में था वो किसी ना किसी ने खरीद लिया आज तक, तो वो भी बहुत बड़ी कंपनी बन गई अब। नेविगा ग्लोबल वॉज लाइक अ बिग प्लेयर इन ऑफलाइन स्पेस एज वेल, लाइक पब्लिशिंग और इनमें मैगजीन्स के अंदर बहुत काम किया है उन्होंने। नेविगा ग्लोबल का बहुत नाम है, तो नेविगा ग्लोबल ने RSG मीडिया को परचेज कर लिया, और नेविगा ग्लोबल
ऐसे ही किसी कंपनी को परचेज नहीं करती है, बहुत कुछ देखती है कि उसके प्रॉफिट्स क्या हैं, कंपनी कैसी है, वैल्यूज़ कैसे हैं, तभी जाके परचेज करती है। तो अब वो नेविगा ग्लोबल RSG मीडिया बाय नेविगा ग्लोबल हो चुकी है। देन मैंने उसके कुछ महीने बाद लाइक मे बी ईयर आफ्टर मैंने वहाँ से चेंज करके जयपुर में ज्वाइन किया हॉर्नब्लोअर ग्रुप को एज ए सीनियर इंजीनियर किया। वहाँ मैं टेक्निकल लीड था, टीम लीड था, मेरे अंडर टीम भी थी, ऑफिशियल था। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार टेक्निकल लीड है, मैं अगली कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं जाऊँगा बिकॉज वो लोअर पोजीशन है। डोंट थिंक। सबसे पहले ये देखो कि वो कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस क्या है। कोडिंग इज़ नॉट जस्ट वन थिंग कि आपको कोडिंग आ गई तो आपको, जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे वो पूछना भी बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोडिंग ही सब कुछ है, आपको बिजनेस भी समझ में आना चाहिए, प्रोडक्ट भी समझ में आना चाहिए। और वो कब आएगा जब आप काम करोगे। ऐसा नहीं है कि वो समझ में नहीं आया, वो तो आ ही जाएगा ना। नॉर्मली आपको पता है फ़ोन पे क्या करता है, पेमेंट कर रहा है, पेटीएम क्या कर रहा है, अमेजन क्या करता है, वो तो आपको समझ में आ रहा है बिजनेस क्या है। लेकिन अंडरलाइंग बिजनेस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, डीवी से कैसे कर रहे हैं। कोडिंग करते करते बिजनेस भी आपको समझ में आना चाहिए। वो आज का दिन नहीं है, बिजनेस आपको लगभग 3 से 4 साल बाद समझ में आना चाहिए। 3 से 4 साल आपको कोडिंग पे फोकस करना है। फर्स्टली प्रोडक्ट पे थोड़ा बहुत फोकस करना है कि हल्का फुल्का नॉलेज प्रोडक्ट की लो, बट फोकस ऑन योर कोडिंग स्किल, डिबगिंग स्किल पे काम करो। सो दिस इज़ लाइक माई जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग, कि कैसे मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट, टॉप भी गया, फिर दोबारा एवरेज हो गया, फिर दोबारा पढ़ा के भी भूल गया, ठीक है। क्योंकि जब लाइफ में थप्पड़ लगते हैं तो ऐसे ही होता है कि भूल जाते हैं। तो सब धीरे धीरे भूले भी, फिर दोबारा भी पढ़ा, लेकिन छोड़ा नहीं कभी। ऐसा नहीं हुआ कि यार आज जावा भूल गए, 3 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, अब क्या करें, अब दोबारा पढ़ें, कैसे पढ़ें। नहीं पढ़ा, टाइम लगाया, अपना एक्स्ट्रा टाइम भी दिया, तो वो देना स्टार्ट करो। अभी आपके लिए करियर से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन है कुछ तो वो पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स का आपकी ये क्वेश्चन है कि हम जल्दी जल्दी अच्छा पैकेज कैसे लें, मतलब लगते ही और सीधा 12 लाख का 30 लाख का पैकेज लग जाए, अब करना कुछ नहीं है। यार इसका तो देखो वही चीज़ है, बादाम खाने से अकल नहीं आएगी। जितने पैसे घर में पड़े हैं सब स्टॉक मार्केट में लगा दो ठीक है, और आज लगाओ क्योंकि बहुत ऊपर है, गिरेगी शायद मार्च वार्च में गिर जाएगी, तो सारा पैसा लुट जाएगा ना। उसके बाद दिमाग आ जाएगा तुम्हारे में कि कितना लेना है। आई डोंट थिंक कि मैंने कभी नहीं सोचा कि बहुत पैसा चाहिए। मार्केट तुम्हें खुद बता देगी तुम्हारी वैल्यू क्या है। लोग भी होंगे तुम्हारे आसपास में, ऐसा नहीं है कि तुम किसी को हेल्प नहीं करोगे वहाँ बैठोगे तो। कोई तो पूछेगा, जब तुम बताओगे तो उसको पता होगा यार इसको नॉलेज है, वो तुम्हें बता देगा यार तेरी सैलरी कम है, अगर वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। डोंट लाइक कभी कंपनी के अंदर सैलरीज को डिस्कस मत करना, दिस इज़ नॉट अ एथिकल थिंग, ठीक है। आउट ऑफ द जोन तुम्हें बहुत चीज़ें पता लग जाएंगी। ग्लासडोर आजकल सब कुछ बताया जाता है। हमें तो ये नहीं पता होता था यार कि रिएक्ट में कितना पैकेज मांगे आगे। जो दे रहा है ऐसा लगता है 10 कमा रहा, तो 12 तो बहुत होंगे, चलो 12 में ले लेते हैं अगली कंपनी में। लेकिन अब तो ग्लासडोर बता देता है यार किस पोजीशन पे क्या पैसा चाहिए, ठीक है। 20, 25, 30 लाख चाहिए तो यार एल्गोरिदम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, तो वहाँ पे सब मिलेगा। जाओ आराम से देखो। और भी बहुत सारी साइट्स हैं ऐसी जहाँ पे आपको बता देगा कि कितना पैकेज, किस चीज़ में कितना पैकेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैकएंड करो अच्छे से। 25-30 लाख चाहिए, एल्गोरिदम्स करो। 25-30 लाख के लिए वैसे इतनी ज़्यादा एल्गोरिदम नहीं चाहिए कि तुम्हें कोई ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ आना चाहिए। कंपनी स्पेसिफिक हो जाओ कि चलो गूगल टाइप जाना है तो इस तरीके की चीज़ें कर लेते हैं, लाइक ट्री कर लेते हैं। अमेजन में जाना तो हैश पढ़ लो अच्छे से। तो वो चीज़ें हैं, लाइक पहले डिपेंड करना है। ये नहीं है कि सब लोग टीसी लेने हैश पढ़ता हूँ बैठ के, ठीक है। लिंक लिस्ट नहीं आती, एरे वेरे नहीं आते ढंग से, तो हैश भी समझ नहीं आएगा। थोड़े दिन बाद वो लोग यार बेवकूफ़ बना के आके बैठ के नहीं कौन था वो, कहाँ से लाए थे पकड़ के। तो डोंट डू दैट, ठीक है। 25-30 मिल जाएंगे यार, साल 1.5 साल तो काम करो, समझ में आएगा कि कैसे मिलेगा, ठीक है। तुम वैल्यू अगर कंपनी के लिए है, तुम छोड़ोगे तो अपने आप दे देगा यार तुम्हें। कोई भी नहीं है ऐसा जो नहीं देता है। ऐसा नहीं कि मेरी पिछली कंपनी में दे रही थी, बट सम टाइम लाइफ में मूव करना होता है, इसलिए मैंने किया था। बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न यही था कि ठीक है शुरू में इतना उन्होंने इंक्रीमेंट नहीं दिया, और सेकेंडरी ये था कि मेरे को बहुत ज़्यादा डोमेन समझ में नहीं आ रहा था। एक पॉइंट के बाद लाइक 5-6 ईयर्स आफ्टर यू जस्ट नीड टू वर्क एट अ प्लेस जहाँ पे तुम्हें बिजनेस भी समझ में आए, तभी तुम कुछ उसको एक्स्ट्रा दे पाओगे कि उसका बिजनेस कैसे चलेगा। तुम्हें पैसा कब मिलेगा, जब वो कमाएगा। तुम्हें उसका डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 10, मतलब 10%, 5%, 2% मिलेगा। सो वो कैसे मिलेगा, जब उसका धंधा बढ़ेगा। और तुम बढ़ा रहे हो, तुम छोड़ के जाओगे तो उसे पता है यार क्या छोड़ के जा रहा है। जो मेरा 5%, 10% बढ़ाता है ना, वो छोड़ के जा रहा है, तो तुम्हें अपने आप पैसा देगा। सो फोकस ऑन योर स्किल। सबसे पहले अपना कोडिंग स्टफ ठीक करो। जस्ट कोडिंग स्टफ भी नहीं होता है, ठीक है। तो कोडिंग स्टफ पहले तो यही है, देखो पहले तो कोडिंग सीखनी पड़ेगी। बहुत कोडिंग मैं नहीं बोल रहा, ट्री, हैश, लिंक लिस्ट तक भी नहीं आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मत सोचो कि ये नहीं आता तो मैं अभी बैठ के तैयारी करूँ, इंटरव्यू ना दूँ।
ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ बड़ी कंपनीज को भी समझ में आ रहा है, अब धीरे धीरे कंपनीज को समझ में आ रहा है कि जस्ट एल्गोरिदम बेस्ड हायरिंग नहीं करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम तो उनके साथ भी है ना, उनके एचआर को भी तो जवाब देना है, तुमने हायर क्यों किया था फायर कर रहे हो। ऐसा नहीं है जवाब नहीं मांगते लोग, अगर वो ये जवाब दे देंगे कि यार पैसा नहीं दे पाई कंपनी, हम तो इसलिए निकाल रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं है, ये नहीं है, तो सेल्स वालों को डांट पड़ेगी, भाई सेल्स क्यों नहीं है, तुम्हारा प्रोजेक्शन गलत क्यों था, इतने बंदे आए इनको निकालेंगे क्या करेंगे मार्केट में। ऐसा नहीं है कि वो लोग सोचते नहीं है यार, दे आर रनिंग अ कंपनी, तो ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रहे, उनको भी सोचना पड़ता है, वो उनके भी शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, इक्विटीज़ हैं, कुछ तो हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो जाने के बाद ऐसा नहीं है किसी ने बोला इक्विटी दे रहा हूँ चल तेरे को 5 लाख का पैकेज पकड़, 10 लाख की इक्विटी दे रहा हूँ और आ जा। आस्क की इक्विटी पूल है या नहीं है, डोंट गो ब्लाइंडली कि सीधा पहुंच गए कि चलो यार इक्विटी दे रहे हैं, एक कागज बना के दे दिया, नहीं, इक्विटी पूल पूछो है या नहीं है, नहीं है तो इक्विटी कहाँ से दोगे, कभी भी फ्लश आउट कर देंगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, केस वेस करते रहना, कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा प्रूफ ही नहीं है तुम्हारा इक्विटी है, अगले का पूल ही नहीं है तो कहाँ से दे देगा, जो चीज़ है ही नहीं वो तुम्हें कैसे बेच सकता है। सर एक क्वेश्चन है हाँ। स्टूडेंट का ऑनलाइन कि अभी वो डॉटनेट पे वर्क कर रहा है, कोर डॉटनेट पे, तो वो पूछ रहा है कि क्या डॉटनेट में ब्राइट फ्यूचर है आगे। हाँ यार बिल्कुल, कोर में तो बहुत ही फ्यूचर है, लाइक बिकॉज कोर तो लाइक अदर लैंग्वेज ही हो गया, जैसे जावा है कि भाई आप दोनों एप्लीकेशन बना सकते हो, विंडोज़ बेस्ड हो या मैक बेस्ड हो, तो कोर में तो आप दोनों बना सकते हो, है अच्छा स्कोप है। माइक्रो सर्विस को पकड़ो, उनको एनहांस करो, AWS पे एनहांस करो, और लाइक GCP को देखो, बोथ आर सेम, लाइक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीखना, सिंपली डिप्लॉयमेंट सीखनी है कि उन पर डिप्लॉयमेंट कैसे होगी या ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट्स कैसे होंगे, जिनको हम CI/CD बोलते हैं, वो पाइपलाइंस वगैरह सीखो कि कैसे उनको सेटअप करना है। गिटलैब पे सीख सकते हो, लाइक वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देखो एटलीस्ट, ये नहीं है कि उन्हें बहुत कुछ करना है। मेरे हिसाब से महीने भर में GCP, AWS और ये सब की डिप्लॉयमेंट सीख जाओगे वीडियोस देख के, और सबके फ्री अकाउंट्स मिलते हैं, जाओ डिप्लॉयमेंट करके देखो, प्रोजेक्ट को छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, बिल्कुल उसको कॉन्फ़िगरेबल बनाओ कि आपको GCP पे डिप्लॉय करना तो GCP पे हो जाए, AWS पे करना तो AWS पे हो जाए। माइक्रो सर्विस पे फोकस करो, जरूरी नहीं है कि माइक्रो सर्विस पे काम करना पड़ेगा, या जो तुम्हें हायर कर रहा हो तुमसे माइक्रो सर्विस पूछेगा, उसे खुद नहीं पता होता, और कई बार ऐसा होता है कि वो खुद माइक्रो सर्विस पे काम नहीं कर रहा होता, सोच रहा होता कि बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, और टिल डेट तुम जब कंपनी छोड़ दोगे तब तक भी नहीं कर रहा होता वो, बट उसे नॉलेज चाहिए कि तुम्हें नॉलेज है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन आर्किटेक्चर लेवल। तो अब इससे आगे जाने के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको आर्किटेक्चर लेवल की चीज़ें सीखनी है, और वो यही है कि CI/CD पाइपलाइन कैसे सेटअप करनी है, टेस्ट के कवरेज कैसे निकालने हैं, टेस्टिंग कैसे सेटअप करनी है, और उनमें भी तुम्हारा थोड़ा फ्लेवर होना चाहिए, क्योंकि देखो ऊपर जाने के बाद टेस्ट इंजीनियर्स का भी जरूरी नहीं उन्हें बहुत कुछ पता हो, आपको गाइड करना पड़ सकता है उनको। सो गेट सम मिक्स ऑफ नॉलेज, लाइक थोड़ा डेवऑप्स में भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें सीखो। तो डॉटनेट अच्छे से आती है, दैट्स गुड, और एल्गोरिदम आती है, तो ये तो हो गया ऑलरेडी कवरेज। आपको एक लैंग्वेज बेस्ट आनी चाहिए, और लाइक डॉटनेट और जावा ने मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर किया हुआ, लाइक बैंकिंग एप्लीकेशंस या पेमेंट के जितने डोमेन है बहुत अच्छी, वहाँ पे करियर स्कोप भी अच्छा है, लाइक किसी भी फाइनेंस कंपनी में जाओ, अगर धीरे धीरे क्रिप्टो आ गया है तो और अच्छा हो जाएगा। तो आपको फोकस कहाँ करना है कि आप माइक्रो सर्विस सीखो और उनकी CI/CD पाइपलाइंस को सीखो। सर एक क्वेश्चन और है कि what are some of the testing and debugging techniques you use? लाइक टेस्टिंग के लिए नॉर्मली आप ये कह सकते हो कि नॉर्मली डिप्लॉयमेंट्स होती हैं तो उसके अंदर भी टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, रेदर देन कि आप लोग बहुत ज़्यादा ये कर सकते हो। देखो टेस्टिंग क्या है कि अपने कोड को खुद कोई टेस्ट नहीं कर सकता, मेरा मानना ये है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, बिकॉज कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि यार तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेशन लाइक बहुत है दुनिया में तो वो पूरी करनी पड़ती हैं, तो खुद का कोड कभी खुद टेस्ट नहीं कर सकते, बट हाँ बेसिक चीज़ें होती हैं कि एटलीस्ट जितने आपको कवरेज लगते हैं, लाइक मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मली ये देखता हूँ कि मैंने जो कोड ऑफ पीस लिखा है उसको क्या क्या पैरामीटर्स इन चाहिए और उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, वो मैं हार्ड कोडेड भी डाल देता हूँ। कई बार डिबगर लगा के आप वहीं पे वैल्यूज़ बदल सकते हो, वहीं पे वैल्यूज़ बदल देता हूँ कि ये वैल्यूज़ होंगी तो कैसे इसका आउटपुट क्या आएगा, ये कहीं फटेगा तो नहीं। बहुत ज़्यादा ट्राई कैच लूप यूज़ कर सकते हो, कई बार सेफ साइड कोड लिखना है कि अभी तो नहीं फट रहा है बट कहीं पे फट सकता है, तो ट्राई कैच लूप्स का यूज़ करो, लाइक अपने एरर्स को कैच करना स्टार्ट करो, वो ज़्यादा बेटर है। सो एंड डीबगिंग स्किल तो यार आपका जो भी आप IDE यूज़ कर रहे हो उसमें अपना डीबगर ऑन करो, लाइक अगर जावास्क्रिप्ट में जैसे मैं हूँ तो मैं VS कोड का डीबगर मैंने सेटअप कर लिया अपना, या फिर आजकल ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट बैकएंड की या फ्रंट एंड दोनों ही वहाँ पे कोड हो जाती, मतलब डीबग हो जाती है। अगर आप एक्सप्रेस पे कर रहे हो तो ब्राउजर में भी हो जाता है, लाइक जैसे फ्रंट एंड करते हैं डीबग सेम वे में वैसे हो जाता है। करते कैसे हैं उसके लिए आप कोई यूट्यूब की वीडियो रेफर कर सकते हो। मैं बेस्ट ब्राउज़र के अंदर डीबग करना मेरे लिए बहुत इजी और बहुत मतलब मेरे लिए बहुत सही रहता है, वो बहुत अच्छा और इजी है मेरे लिए करना। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंटरव्यू के टाइम DSA कंपलसरी है लर्न करना,
अगर कंपलसरी है तो लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब के लिए कितना डीएसए आना चाहिए? आई गेट डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी फर्स्टली. सेकेंडली यस आना चाहिए, बट इट नॉट रिक्वायर्ड कि आपको बहुत ज़्यादा लिंक लिस्ट या मतलब उससे ऊपर की जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए. बेसिक तो एटलीस्ट आना चाहिए स्ट्रिंग के और एरेज के और छोटे मोटे लिंक लिस्ट के, या किसी तरीके से आप कैसे लाइक मैं कैश बोल सकता हूँ या आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट बेस्ड जो अप्रोच होती हैं उनका थोड़ा ब्रूट फोर्स थोड़ी बहुत अप्रोच पता होनी चाहिए. मतलब लीड कोड के कुछ बेसिक इजी क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो कुछ हद तक बहुत सारी कंपनीज को आप कवर कर लोगे इजीली स्टार्टिंग में. फ्रेशर को किस लेवल तक पढ़ना चाहिए? फ्रेशर को मेरे हिसाब से फ्रेशर को लाइक बेसिक फ्लोज तो सारे पता होना चाहिए, लाइक फॉर लूप, इफ एल्स लूप हो गए, वाइल डू वाइल, इस तरीके के जो लूप्स हैं वो. और उसके बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइक एवरीथिंग इज डीबगिंग. लाइक आपको डीबगिंग पता होनी चाहिए कि आपका कोड क्या कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए. और कैसे आप ढूंढोगे कि अब आपकी इस लाइन पे क्या वैल्यूज आ रही हैं एंड नाउ व्हाट इज डूइंग, ये लाइन क्या कर रही है अब नेक्स्ट लाइन पे, ये आपको पता होना चाहिए. बिकॉज अगर ये पता है ना तो कोड तो आप कर ही लोगे ना. उसमें क्या ही है, लाइक अगर कोई एक एरे है उसके अंदर से आपको कुछ यूनिक वैल्यूज निकालनी है, अगर वो नहीं निकाल के ला रहा तो आपको पता है कि ये वाली लाइन है जो नहीं निकाल के ला रही है, देन यू कैन गूगल चैट जीपीटी कर सकते हो, मिल जाएगा कोड तो मिल जाएगा. स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं स्कोप ऑफ मर्न स्टैक. वन स्टैक का बहुत स्कोप है यार. मतलब आज के दिन में तो लगता है कि अनलिमिटेड स्कोप है अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस की तरफ नहीं जाएं, पेमेंट्स वगैरह और ये सब, क्योंकि वो लोग यूज़ नहीं करते. ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, लगा नहीं सकते, कर नहीं सकते, यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा जावा बेस्ड लोग, डॉटनेट बेस्ड लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत पुराना डोमेन है. एटीएम्स के ज़माने से चल रहा है माइक्रो सर्विसेज और ये सब माइक्रो फ्रेम वगैरह, ये सब उसके बाद में ये जावा और इन्होंने ही स्टार्ट कर दिया. तो बहुत ज़्यादा डोमेन वहाँ बने हुए हैं. सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स उन्होंने साथ साथ बना रखे हैं. तो बहुत ज़्यादा लोग जावा और डॉटनेट में करते हैं. ऐसा नहीं जावास्क्रिप्ट में हो नहीं सकता, हो सकता है, कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम है. तो इतना ही है बस. मतलब बाकी आपको नॉर्मल चीज़ें आती हैं तो बहुत स्कोप है. मन में तो हर बंदा बना रहा है क्योंकि ईजी है. फ्रंट बैक एंड दोनों सेम टेक स्टैक है, जावास्क्रिप्ट है, तो ईजी रहता है कि बंदा फ्रंट एंड वाला बैक एंड सीख के और ट्रांजिशन भी कर सकता है ईजिली, और बैक एंड से फ्रंट एंड में भी ट्रांजिशन कर सकता है. मुझे ये लगता है, देखो लोगों को लगता है कि बैक एंड थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है कि फ्रंट एंड थोड़ा कम्प्लेक्स है. बैक एंड में आपको जस्ट एल्गो आ गई, डीबगिंग आ गई, यू कैन डू दैट. थोड़ा आर्किटेक्चर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए. डाटाबेस अपने आप में एक अलग चीज़ है, अगर उसको छोड़ दोगे तो प्रोग्रामिंग इज ईजी इन बैक एंड. एल्गोरिदम्स तो है एक पॉइंट, उसके अलावा ट्रांजिशन ईजी होता है. फ्रंट बैक एंड ईजी रहेगा आपके लिए. तो मन में अच्छा खासा स्कोप है. आने वाले 4-5 साल तक क्या स्कोप है इसका? बूस्ट होगा या क्या? टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी? नहीं यार, मन का बहुत स्कोप आने वाले टाइम में भी है. कोई भी नया स्टार्टअप आता है या कोई भी लोग आते हैं ना, तो उनमें 2-4 बंदे फ्रंट एंड के होते ही हैं यार. क्योंकि देखो जब भी कोई स्टार्ट करता है तो कैसे करता है, अपने पीएस के साथ स्टार्ट करता है, कोई फ्रेंड है उनके साथ स्टार्ट करता है. हाँ ये जरूर है कि एवरेजन ऐसा भी होता है कि 3 लोग डॉटनेट के, तीनों डॉटनेट पे स्टार्ट कर दिया अपना प्रोडक्ट बनाना. बट कहीं ना कहीं एक फ्रंट एंड की बंदे की जरूरत पड़ती है, और वो लोग पहले ही ये देख रहे होते हैं कि यार हम लोग सब मिलके कर रहे हैं, ये है भाई करेगा, हाँ करूंगा, अच्छा ये फ्रंट एंड का है, ये फ्रंट एंड संभाल लेगा हमारा. तो देन यू अगेन गॉट अ चांस कि अब तुम घुस सकते हो वहाँ पे, एंड देन यू कैन लर्न बैक एंड एज वेल. लाइक अगर जावा भी है तो ठीक है, जावास्क्रिप्ट से जावा में चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है. आई डिड लाइक लॉट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम पाइथन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस. सर अब जैसे एआई आ रहा है तो एआई का क्या रोल है? एआई आप नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार. एआई जॉब नहीं खाएगा. एआई तो आपकी जॉब बढ़ाएगा और इजी कर देगा. वो 15 घंटे से मैं बोल रहा था ना मैंने काम किया था, वो नहीं करना पड़ेगा. 8 घंटे 7 घंटे. सॉरी 10.io करके AI है, तो वो पूरी वेबसाइट वगैरह बना देता है, पूरा अब code बना, लिख के दे देता है. हाँ तो अच्छा है ना, तुम्हारा काम इजी हो रहा है. तुम्हें 10 घंटे कोड नहीं करना, 5 घंटे में उससे करवा लेना. नहीं कम एज ए कंपनी कोई काम नहीं कर सकता यार. वो अपनी सेल्स करेंगे, अपना बिजनेस ड्राइव करेंगे, या आपका कोड लिखेंगे. एंड हाउ ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो जो कर रहा है उसमें कोई फ्लॉज नहीं है. सर बट जो 10.io की जो बात कर रहे हैं उसमें आप प्रोजेक्ट पूरा बना लोगे, बट समझेगा कौन चीज़ को? समझ में नहीं आता वो चीज़. तो उसका इसका से इसीलिए यूज़ नहीं करेंगे. ये भी एक रीज़न है कि यूज़ नहीं करेंगे. नहीं हो पाएगा सर यूज. हाँ इसीलिए यूज़ नहीं करेंगे उसको. आपको 2 मिनट में फ्लिपकार्ट बना के दे देगा. हाँ बट वो नहीं चलेगी. उसमें स्ट्रेस नहीं कर सकते. वो नहीं चल पाएगी. वो चलेगी तो आपको पता ही नहीं होगा. अगर कभी कोई बिग चेंज करना पड़ा आप नहीं कर पाओगे. अगर आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में कुछ इंटीग्रेट करना है कि यार मेरे को अब ये चाहिए इसमें कि मेरी सेल्स बढ़ जाए, लाइक मेरे को इसके अंदर रिकमेंडेशन इंजीनियरिंग लगानी है, ये वो, उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा. लगा भी देगा तो पता नहीं किस लेवल पे लगाएगा. हो सकता है शुरू में ठीक से चल रहा है और एआई बेस्ड होगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ एआई का भी घुसाएगा उसमें. वो ट्रेन होगा और वो गलत ट्रेन भी हो सकता है.
सो इवन लाइक एलन मस्क इज द बिग थिंग यार, वो क्यों चाहता है आज भी टेस्ला को ओन करना चाहता है कंप्लीटली, उसके पास बहुत कम शेयर्स हैं, लेकिन अभी वो अपनी वर्थ बढ़ाने की बजाय टेस्ला के साथ में ये लग रहा है कि यार मेरे पास में शेयर्स ज़्यादा हूँ कि वो होल्ड ऑन कर पाए, बिकॉज इज अ गुड ह्यूमन। वो पहले ये चाहता है कि मैं होल्ड करूँ, क्योंकि अगली जो उसकी स्ट्रीम्स हैं वो सारी एआई के अराउंड है, कि जिसको उसको एआई के अराउंड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, एंड ही डोंट वांट कि उससे ज़्यादा पावरफुल उसकी कंपनीज में कोई बंदा हो जो कि उसका टेक ओनरशिप ले ले, क्योंकि कल को डिसीजन में ये लग रहा है कि यार ये ह्यूमन के लिए बेकार हो सकता है, तो वो मना करेगा। लेकिन अगर ओनरशिप किसी के पास है, वो बोलेगा करो तो करेगा ना, कोई रोक नहीं पाएगा। लाइक मार्क जुकरबर्ग बोल रहा है कि मैं तो करूंगा, तो करेगा ना, वो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो ओनरशिप है उसके पास में, यहाँ नहीं कर पाएगा, अगर इसीलिए वो ओनरशिप बढ़ा रहा है। तो एआई कभी भी आपकी ओनरशिप से ज़्यादा नहीं जा सकती, वो आपका काम ईजी करे। और ऐसा नहीं होता, मैं इवन चैट जीपीटी बहुत बार यूज़ करता हूँ, इवन इसलिए नहीं यूज़ करता कि मुझे काम करवाना है, मैं इसलिए देखता हूँ कि ये क्या कहेगा, एक उसको वो बताता है, मतलब यार डम शिट ये क्या है क्या दे रहा, नहीं इट्स रॉन्ग, मैं यार मजाक मत कर, मैं उसके बाद चैट करता हूँ, लाइक वो सॉरी लेट मी रिफ्रेज इट, सो रिफ्रेज करता देता है, फाइनली आइडिया मिल जाता है कि चलना कहाँ से है। वो पूरा तो कभी नहीं दे पाया अभी तक, और ऐसा नहीं कहता कि देगा नहीं देगा एक दिन आगे, बट कहीं ना कहीं उसमें ये रहेगा कि आप अपना क्या लगाओगे। एज एन इंजीनियर ये चाहिए, एआई के पास ये नहीं है, वो ट्रेन हो रहा है किससे, लोगों से ही हो रहा है ना, आपसे ही होगा ट्रेन, वो उसे फ्यूचर नहीं पता, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा। और अगर कोई इतना एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करेगा तो यार स्टॉक मार्केट ही गिर जाएगी, तो लाइफ तो वैसे ही खराब होनी है ना, तो हो जाने दो, क्योंकि प्रिडिक्शन अच्छी हो गई तो स्टॉक का रेट क्या है, सुबह यहाँ है और रात को वहाँ है, और रात को यहाँ है तो सुबह यहाँ है, मतलब एक एक दिन में लोग लॉस खाएंगे, जो सेल करेगा वो भी लॉस खाएगा, बाय करेगा वो भी लॉस खाएगा। तो जब सबने लॉस ही खाना है, और एक दिन इन्वेस्टमेंट तो सभी करेंगे ना, एफडी में करोगे तो भी कुछ ना कुछ वो बता देगा बैंक को कि ऐसे करके कस्टमर को लूट लो, तुम्हारा कुछ कर भी नहीं पाएगा लीगली, तो डिस्टर्ब तो सब कुछ होना है, तो उससे कभी मत डरो कि वो तुम्हें डिस्टर्ब करे, वो करेगा तो सबको करेगा, सबको करेगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। और जब सबको ही कर रहा है तो ठीक है ना यार, सब कुएं में पड़ेंगे तो पढ़ना ही है, फिर तो कर क्या सकते हो। मतलब जॉब नहीं खाएगा ये। हाँ, जॉब नहीं खाएगा, वो ईजी करेगा आपकी जॉब को, ईजी करेगा, ईज देगा, बहुत सी चीज़ें आपको नहीं बता सकता है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता सकता है। इवन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग देखते हैं कि हाँ यार ये करना है, और ढूंढ रहा होता हूँ नहीं मिलता, क्योंकि बहुत हाई लेवल का प्रोजेक्ट जब हो जाता है, जैसे अभी भी हमारे हॉर्नब्लोअर ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, मतलब हमारे खुद के ही प्रोडक्ट हैं, वो जो पूरा प्रोडक्ट है अराउंड उसके बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं, बट वो एक कंबाइंड प्रोडक्ट बना हुआ है, एंड इट्स अ वेरी फंटेस्टिक प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड दिस कंपनी। इसीलिए मैंने उस कंपनी को छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन किया है, एज ए मैंने अपनी पोजीशन को भी डिग्रेड किया, टेक्निकल लीड से यहाँ आया हूँ। इवन नाउ आई एम वर्किंग एज ए टीम लीड एज वेल, कि मेरी टीम भी है, उनके साथ काम भी कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन डॉक्यूमेंट है नहीं है, वो अलग चीज़ें हैं, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा, लोग बहुत ही फंटेस्टिक हैं, मज़ा आ गया, मतलब ठीक है ये तो मैं पहले ही बोल चुका, कंपनी में डिस्कस नहीं कर सकते तो कहीं भी नहीं डिस्कस कर लो, ठीक है। Just know that what's the starting salary as a fresher and a month stack? एज अ मंस्टैक यू कैन आस्क लाइक, देखो दिस इज ऑन यू कि तुम बार्गेन कितना अच्छा करते हो, बिकॉज टेक एंड नॉन टेक का इंटरेक्शन है वो, HR नहीं, देखो एक्सपीरियंस रिक्रूटर से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा अगर तुम्हारी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है ना, एक्सपीरियंस हो या कोई भी हो, तुम्हें अगर तुम दिख रहा है ना कि हाँ यार तुम बात कर ले रहे हो, Like they have gone to the interview, like like ask only the one thing, hmm. what's the for loop? And you say like, I can pay you only like zero salary for 3 months, and after 3 months I will pay you. if you are a fresher then Thing like what should I do? like अगर आप फ्रेशर हो, I'm not a fresher, like I have 5 years of experience in the industry. nobody will say this, like कोई नहीं बोलेगा यार ऐसा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकते तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें रिस्क लेना नहीं लेना, और अगर लेना है तो यार आफ्टर 3 years एटलीस्ट आई नीड, मतलब आफ्टर 3 months इवन, लाइक मैं 5 साल एक्सपीरियंस हूँ, जो भी कमा रहा हूँ, तो मुझे कुछ मत दो। And like after 3 months, what the salary, basic salary you would give me? नहीं, 3 महीने बाद करना ही नहीं है मेरे को, अभी चाहिए कुछ तो दोगे ना, जीरो नहीं, लाइक अगर ठीक है तुम्हारा नहीं चल रहा है, तुम जीरो उस पे हो, तो मेरे खर्चे उठा लो बहुत ही डाउन जाना है, और फिर मांगना है तो फिर बहुत बड़ा मांगा जाएगा यार, क्योंकि तुम 5 साल एक्सपीरियंस हो, उसका पैसा बहुत बनता है। I'm asking for just for the petrol money, nothing more. हाँ, नथिंग है तो फिर आप उससे सीधे सीधे इक्विटी मांगोगे यार, मुझे 20% चाहिए, 10% चाहिए, वो डिपेंड करता है बॉस कि आप किस प्रोडक्ट पे जा रहे हो, लाइक वो कंपनी क्या है, उसका प्लान क्या है, ही नीड्स टू गिव यू एवरीथिंग, तभी तो आप किसी को कमिट करोगे ना, कि आपके प्लान बताओ, फिर आपका 1 साल का प्लान बताओ, कहाँ से कहाँ जाओगे, इट्स नॉट प्रॉफिट, इट्स प्लान, ठीक है। ये नेगेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है, बट नेगेटिव प्रॉफिट से भी लोग स्टार्ट करते हैं कि यार शुरू करेंगे 1 साल में 200 करोड़ का नुकसान होगा, बट स्टार्ट करेंगे, उसको माइनस करते जाएंगे, देन वो प्लस होना स्टार्ट होगा, जब प्लस होना स्टार्ट होगा तो बहुत होगा, लाइक जैसे कैशबैक ऑफर्स आते हैं, ये सब आते हैं, तो नुकसान तो खाती है ना कंपनीज, अभी भी शेयर मार्केट पे ऐसी कंपनीज है जो
उसमें हैं और आप लोग उनके प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हो और दबा के चल रही हैं वो कंपनियाँ, शेयर्स भी बढ़ते हैं घटते भी हैं, सब कुछ होता है। तो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट प्लान क्या है, कितना पैसा वो कमा रहा है। देन यू कैन आस्क लाइक 10-20% आप उससे मांग सकते हो इजीली, भाई इसका 10-20% देगा, 3 महीने बाद छोड़, 6 महीने बाद देगा। Good to switch from I'm working as technical issue to senior technical issue. नहीं फिर तो यार ओनरशिप पे, मतलब 5 साल बाद तो ओनरशिप पे जाने का फायदा है ना, अदरवाइज तो कोई रीज़न नहीं है मतलब कि इतना मिले तो भी जाना है। जीरो पे तो मतलब खर्चे में जाना है तो फिर कुछ बिग तो दिखे और फिर ऑन पेपर कुछ तो हो लाइक। ऑन पेपर तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे ना करेंटली, तो वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हें 3 महीने सैलरी नहीं दे पाएंगे बिकॉज यू आर रनिंग इट। हाँ लर्निंग है, नहीं दे पाएंगे तो खर्चे तो देखो चाहिए ही चाहिए, वो तो चाहिए ही हैं, लेकिन अगर वो आप पे डिपेंड है यार कि आप रिस्क लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बट डिमांड समथिंग गुड और उनके बिजनेस को देख के डिमांड करो। डिमांड इतनी बड़ी भी मत करो कि भाई तुम मुझसे 30-40% मांग ले रहे हो। I'm just asking like starting salary 3.25 lakh tech. Currently I have like 15 lakh of package. तो फिर तो यार कम से कम तुम्हें 6 लाख तो मिलना ही चाहिए ना। नहीं कर रहे तो मना कर दो यार, पहले कमा ले भाई फिर कर लियो धंधा। ऐसे क्यों घुस रहा है? अगर जीरो से स्टार्ट करना है तो कॉलेज का नहीं, फिर तुम्हें क्यों लेना है यार? 5 साल का बंदा क्यों लेना भाई? तू एक फ्रेशर हायर कर ले, उसको अपवर्क से जो है ना बहुत सारे फ्रीलांसर मिलेंगे तुम्हारे एक्सपीरियंस के 5-6 साल के, ठीक है, उनको बीच बीच में कुछ दे के और 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की कंसल्टेशन ले लेगा वो जो फ्रेशर बंदा, या 1 साल का बंदा उठा लो, उसको पे करो तुम 2 लाख रुपए, 3 लाख 5 लाख में आ जाएगा वो। 5 लाख उसको पे करो, उसको बिग विजन दिखाओ और उसको फ्रीलांसर से या कंसल्टेशन तुम्हारे जैसे लोगों से दिलवाओ और उनको अच्छा पे कर दो कंसल्टेशन का। ऑन एन एवरेज 15 लाख तुम्हें नहीं दे सकते, लेकिन 5 लाख 4 लाख तो खर्चे नहीं खर्च सकते, तो फिर उनका विजन भी नहीं है यार, वो अपना पैसा नहीं लगा रहा तो फिर वो तुम्हारे को क्या कमा के देगा? सर फिर स्टार्टिंग तो कहीं से ना कहीं तो करनी पड़ेगी ना। हाँ करनी पड़ेगी, तो बताया ना उतना तो मांगोगे। 6 लाख तो चाहिए यार, 15 लाख या 6 लाख तो चाहिए, इतना थोड़ा ना तुम कम करोगे। तुम्हारा घर थोड़ा ना चलाएगा वो, एक दिन तो तुम्हें ही चलाना पड़ेगा। उसने मना कर दिया तो 3 महीने बाद, और 3 महीने की सैलरी स्लिप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर तुम मार्केट में घूमोगे। हाँ 3 महीने बाद ग्रास काम करेगा मेरे लिए। नहीं ऐसा है तो कुछ चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए, ठीक है, दे सकता तो ओके है, ठीक है। और इट डिपेंड्स लाइक ऑन योर रिलेशन एंड एवरीथिंग यार, मतलब रिलेशन पे डिपेंड करता है बंदा कैसा है। रिलेशन तो मतलब कैसे बनाऊं मैं? मेरे लिए तो फर्स्ट कंपनी ना जयपुर में। नहीं वो तो देखो यार लोगों के साथ आपका बिहेव है, मतलब ये बहुत पर्सनल, बहुत ही लाइक आपने बहुत ही एक दायरे के अंदर क्वेश्चन पूछा है, उसको कोई क्लियर नहीं कर पाएगा ऐसी चीज़ में। ये तो मैं तभी क्लियर कर सकता हूँ जब आप मुझे सब कुछ बताओ, आपने कहाँ कहाँ काम किया, कितना कितना आपका पैकेज बढ़ा, यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, इनके प्रोजेक्शंस क्या हैं, प्लानिंग्स क्या हैं। बहुत बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर क्वेश्चन नहीं कर, कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। हाँ मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और इतनी चीज़ें तो मतलब पर्सनली बैठ के ही कर पाओगे आप, है ना। हाँ मतलब आफ्टर सेशन आप इसका डिस्कशन कर सकते हो। बहुत लिमिटेड एरिया का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ऐसे, क्योंकि ये सबके लिए है। आपको मैं बता रहा हूँ, कोई समझेगा ये मेरे लिए भी है, वो भी करने लग जाएगा। हो सकता है उसके लिए ना हो सकता है आप फ्री में कर सकते हो, वो नहीं, उसको नहीं करना चाहिए, मतलब इट डिपेंड्स, तो वो अपने लिए ले लेगा। सर एक क्वेश्चन और भी था कि बैकएंड पे हमें कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए जिनकी डिमांड अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा है? बैकएंड में देखो वही है कि इफ़ यू नो फ्रंट एंड तो नोड.जेएस से स्टार्ट कर लो, या ट्रांजिशन करना इजी होगा, बैकएंड में इजीली जॉब मिल जाएगी, ट्रांजिशन कर पाओगे। कुछ भी नहीं किया तो बैकएंड में जावा कर सकते हो। ऐसा लगता है कि जावा टफ लगती है यार, जावा बहुत एक हवा बना हुआ दिमाग में, तो स्टार्ट विद जावा स्क्रिप्ट। ये मतलब जावा है तो .NET भी है, ऐसा कुछ नहीं है। .NET जावा पाइथन कर सकते हो, बहुत ही अर्ली स्टेज में हो। इवन यू थिंक यू आर अ स्मार्ट पर्सन, तुम स्मार्टली बहुत कुछ कर सकते हो, चूज पाइथन। सही है। रिसेशन टाइम मतलब क्यों इंक्रीज हो रहा है और फिर कंपनी इतना कम हायरिंग क्यों कर रही है? जैसे टाटा TCS भी 1 साल लेट जा रही है, फिर ये सारी कंपनी इतना पीछे क्यों जा रही है? क्या रीजन आ रहा है सर, ये समझ में देखो ग्लोबली कभी कोई रीज़न नहीं होता है इन चीज़ों का, कि TCS जा रही है तो उसका अपना रीज़न होगा, कोई अलग कंपनी नीचे ऊपर दे रही है। टाइम मतलब आया है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। मतलब मैं तो नहीं मानता है रिसेशन है, मतलब लोग बोल भी रहे हैं, मुझे मेरे पीयर्स भी हैं वो भी बोल रहे हैं। देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसने मेरे साथ सेकंड स्टार्टअप में काम किया था, ही इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 6-7 years ऑफ एक्सपीरियंस नाउ ही हैज़, एंड स्टार्ट उसने लाइक अच्छे से उसने स्टार्ट किया होगा। लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट, 7 साल में से 5 साल उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, 2 साल ही वॉज ऑन अ डेस्क, लाइक बस बैठ के आ रहा है कंपनी में, पढ़ रहा होगा तो मुझे नहीं पता, बट बैठ के आ रहा है, करता कुछ नहीं है कंपनी के लिए।
ठीक है, कर रहा है तो सपोर्ट टाइप का काम कर रहा है। उसके बाद 5 साल का उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत तगड़ी नॉलेज उसने ली है, बैठ के पढ़ा है, फ्रॉम जीरो टू हीरो है वो बंदा। उसके साथ मेरी बात हो रही थी कि भाई बैकएंड सिखा दे, ही इज़ इन जस्ट इन फ्रंट एंड ओनली, सिखा दे, ठीक है। यही डालने के बाद कि ये मैं एक लाइव क्लास ऐसे लेने वाला हूँ, बोला भाई सिखा दे। मैंने कहा भाई जितना पैकेज ले रहा है इतना मेरे को दिला दे, मैं तेरे को बैकएंड सिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। लाइक दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख पे कैसे जाऊँ। योर बार्गेनिंग स्किल्स शुड बी गुड, और कंपनी और चीज़ों को देख के एंड इवेलुएट ऑन गूगल। लाइक पहले देखो कि वो बिज़नेस क्या कर रहे हैं, उनका बिज़नेस कैसे चल रहा है, उनकी मार्केट कैप क्या है, कितना वो कैप्चर कर सकते हैं, ये सब देखो, देन उसके बाद बार्गेन करो अच्छे से, ठीक है, अपनी वैल्यू को देखते हुए। उसको बहुत अच्छा पैकेज है, इक्विटी भी है कंपनी में, और मतलब बहुत अच्छा पैकेज, मतलब मेरे से भी ज़्यादा पैकेज है, जस्ट इन फ्रंट एंड, आई एम सेइंग ऑनेस्टली, ठीक है। तो उससे मेरी बात हुई तो बोलता नहीं भाई नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर ये पैसे रुक जाएंगे, इससे आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये तो सच्चाई, देखो नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, बट वो बोलता है रिसेशन है। यार कहाँ से रिसेशन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। बात नहीं है, जैसे अगर हम लोग लिंक्डइन पे जॉब सर्च कर रहे हैं तो हर जगह 1 to 2 years 5 to 3 years का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। फ्रेशर्स के लिए हाईली पुट योर पुट 24 बैच है, तो नहीं आप एक साल बाद अप्लाई करना, 6 महीने का एक्सपीरियंस लेकर आओ फिर अप्लाई करना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है अभी। ठीक है। तो देन स्टार्ट विद लाइक किसी स्टार्टअप को पकड़ो, लिंक्डइन पे जाओ। स्टार्टअप ही यही बोल रहे हैं, उनको तो और ज़्यादा चाहिए सर, उनको तो 5 से 7 ना पे नहीं कर रहे तो स्टार्ट करो, स्टार्ट तो करो। पे नहीं कर मतलब वो ओके है, जब मैंने बोला ना कि अगर आप फ्रेशर हो तो नहीं कर रहे 2 4 6 महीने तो कोई बात नहीं है यार, काम करो उनके साथ लग के, कोई ना कोई तुम्हें उठा लेगा मार्केट से अपने आप कि भाई हाँ मेरे पास आएगा, लिंक्डइन पे मैसेज आ जाएगा तुम्हारे पास में। तुमने 6 महीने काम किया, तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है, रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट करते रहो, 2000 के आसपास 3000 कनेक्ट मिलते हैं आपको लिंक्डइन पे, 3000 लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो फ्रीली। कनेक्ट करो, उसके बाद 1 महीने का प्रीमियम भी मिलता है, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। स्टार्टअप्स होते हैं बहुत सारे, स्टार्टअप स्टोरीज करके ऐसे वो बने हुए हैं ग्रुप और चैनल्स हैं लिंक्डइन पे, उनको ज्वाइन करो। उनमें बहुत सारे फाउंडर्स मिलेंगे अलग स्टार्टअप के, उनको अपनी रिक्वेस्ट भेजो। वो नहीं करते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस कम है तो वो कई बार एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो वहाँ के रिक्रूटर्स को पकड़ो, वहाँ के जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर को रिक्वेस्ट भेजो। जरूरी नहीं है कि आप ओनर के पास ही जाओ, सीनियर इंजीनियर को भेजो, उनको मैसेज करो, एक अच्छा सा ड्राफ्ट करो कि आपके यहाँ वैकेंसी है तो प्लीज़ लेट मी नो। बट स्किल बढ़ाते रहो, जिसमें काम कर रहे हो, फ्री में भी कर रहे हो, काम करो। सबसे पहली चीज़ है काम करो। लिंक्डइन पे कोई भी आता है और उसका हमें ईमेल करना होता है, तो ईमेल में हम लोग डायरेक्ट रिज्यूमे अटैचमेंट का आता है, तो हम रिज्यूमे अटैचमेंट करते हैं, गुड इवनिंग मैम सर कर, तो सर वो कवर लेटर कैसे लिखना हो कि हमारा वहाँ जाकर वो सिलेक्ट हो सके। ये तो यार चैट जीपीटी बता देगा, वहाँ लिख दोगे ना कि मेरी ये स्किल है, प्लीज़ क्रिएट मी अ आप पहले करते गुड कवर लेटर। हाँ मतलब सीधा सिंपल। लिंक्डइन पे जाके सीधा कनेक्ट पे जाके 3 डॉट्स आते हैं, फिर कनेक्ट उसमें आता है ऑप्शन है, जब आपको रिक्वेस्ट भेजोगे नोट डाल के भेज दीजिए। नहीं, वो ये जानना चाहते हैं कि लाइक उस नोट में क्या ऐसा लिखें, दिस बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल स्लीक लिखो उसको, बहुत ही सिंपल लिखना है कि आपको आता क्या है और उनकी कंपनी को देखो चाहिए क्या। लाइक उसको जावा चाहिए तो जावा के बारे में थोड़ा लिखो, जावा के फ्रेमवर्क्स लिखो, अपने शॉर्ट में लिखो आई हैव दीज स्किल्स एंड इन माई रिज्यूमे देयर इज अ लिंक ऑफ माई प्रोजेक्ट्स एज वेल। लाइक कुछ इंडिकेशन दो कि हाँ यार मेरा रिज्यूम देखो आप, उसमें आपको कुछ मिलेगा। और रिज्यूम के अंदर आपके लिंक्स जरूर होने चाहिए टू योर डमी प्रोजेक्ट और डेमो प्रोजेक्ट्स। लाइक अपने घर पे बैठ के बनाओ, बहुत बड़ा कुछ नहीं बनाना, सिंपल एपीआई बना दी, सिंपल फ्रंट एंड बना दिया, टू डू लिस्ट के प्रोजेक्ट बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हैं, देख के बनाया समझो, लेकिन क्योंकि वो उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद में लिंक अटैच करो, गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट बना के डालो, फिर रिज्यूमे को ड्राफ्ट करो। रिज्यूम बहुत ही सिंपल और शॉर्ट रखो, बहुत बड़े रिज्यूम्स को कोई नहीं पढ़ पाता है, 6 7 8 पन्ने किसी को नहीं चाहिए, सब कुछ वहाँ लिख दो तो तुमसे पूछेगा क्या, ठीक है। स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स की पॉइंट्स करके स्टार्टिंग में स्किल्स ही लिखो, उसके जो प्रोजेक्ट किए हैं वो लिखो, उसके बाद अपनी एजुकेशन लिखो जो लिखनी है तुम्हें, क्योंकि अभी उतना नहीं है तो ग्रेजुएशन 12th 10th यही दिखाना पड़ेगा, लेकिन उनको लिखो बाद में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं नाम ये वो, फिर ऑब्जेक्टिव लिख दिया, फिर अपने पहले एजुकेशन लिखते हैं, फिर नीचे वो, फिर जाके अपने प्रोजेक्ट और स्किल्स स्टार्ट करते हैं। वो नहीं चाहिए यार, 10वीं 12वीं ठीक है कर लिया तुमने, ओके है, टेक है नॉन टेक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम पहले ऊपर स्किल्स लिखो अपनी, जो टेक स्किल्स हैं अभी हैं, स्किल्स हैं, पेपर नहीं चाहिए। क्वेश्चन है ये रिजेक्शन कैसे हैंडल करें, मतलब इनके इंटरव्यूज होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपने भी अपनी लाइफ में रिजेक्शंस किए होंगे, तो रिजेक्शन कैसे हैंडल करें। हाँ मेरे पास रिजेक्शन थे यार, 35,000 मांगते थे। तो इट्स वेरी सिंपल कि ये समझो कि भाई
इसने जो पूछा वही मुझे नहीं आता, लेकिन उससे अलावा बहुत कुछ आता है यार। आज ऐसी चीज़ें भी मुझे नहीं आती, बट मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और काम करता रहूँगा। तो सिंपल है कि ये समझो रिजेक्शन आया है क्योंकि ये 5 या 6 क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं पता थे। कभी कभी मैं लगता है 5-6 क्वेश्चन थे, मैंने इसका आंसर बहुत सही दिया, बट आप गलत होते हो। तो रियलाइज दैट मिस्टेक फर्स्ट, और उन 5 क्वेश्चन को दोबारा फ्रेश करो कि हाँ कैसे उसको इम्प्रूव करना है। उस आंसर को क्या आपने ज़्यादा लॉन्ग दिया था, शॉर्ट देना था, या आपने बहुत शॉर्ट दिया था, लॉन्ग देना था। तो यही तरीका, और रिजेक्शन का सीधा सीधा फंडा है यार। देखो, रिजेक्ट यहाँ से होगे, दूसरी फील्ड स्टार्ट करोगे, वहाँ जाओगे, वहाँ भी रिजेक्ट होगे। ऐसी कोई चीज़ है क्या जो रिजेक्ट ना करती हो? एक पॉइंट पे तो माँ बाप भी कर देंगे जब नहीं कमाओगे तो। 10-20-30 साल के हो जाओगे ना, बोल देंगे ठीक है। 35 के हो जाओगे तो लड़की भी रिजेक्ट कर देगी। तो ऐसा नहीं है 35 साल के लोगों की शादी नहीं होती यार। बहुत लोग हैं जो 35 तक एक शादी करके दूसरी भी कर लेते हैं 36-37 में। सो रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसको तो सिंपल समझो यार, मतलब वो तो आना है, आने दो उसे, अच्छा है। जितना जल्दी आएगा ना, बाद में नहीं आएगा उतना, बस ये ध्यान रखो। हम लोग 24 बैच के हैं, तो हमें एक डिमोटिवेशन हुई कि हमारा 2-3 महीने के बाद इंजीनियरिंग खत्म होगी। फिर हम लोग बिहार से आए जयपुर इंजीनियरिंग करने के लिए। तो यार पहला स्ट्रेंथ पॉइंट तो आपका मुझे ही मिल गया ना कि यार तुम वहाँ से उठ के यहाँ तक आ गए, तो यार तुम लॉन्ग वे जाओगे तो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तुम्हारे तो सामने वाला पहले ही समझ रहा है कि वहाँ से चल के तुम यहाँ तक आ चुके हो यार, तुम तो दौड़ोगे। पढ़ने के लिए, और हम लोग गर्ल्स हैं तो फिर इतना तो होगा। मत सोचो ना यार, देखो इतना सोचोगे तो वो कैसे सोचोगे जो करना है? इसकी भी तो कैपेसिटी लिमिटेड है ना। वो सोचना पड़ता है सर। देखो ठीक है यार, मतलब वो गुड बिहेव में आता है, उसका तुम्हारे को ऊपर से कुछ ना कुछ मिलेगा कि यार तुम्हें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी, या कहीं ना, मतलब वो जो फीलिंग है ना, फीलिंग रखो, लेकिन दिमाग को मत भरो। सीधे सीधे फंडा ही है। देखो ये सबके पास होती है फीलिंग, यार आज इतना कमा रहा हूँ ना, तो ये भी लगता है कि यार पापा को रोलेक्स पहना दूँ, घर ले दूँ 200 गज का, बाहर गार्डन हो, पीछे घर हो बहुत बड़ा। तो ये फीलिंग हमेशा रहेगी। उन्होंने बहुत कुछ किया, हम भी सोच रहे होंगे यार ये कर दूँ, मम्मी के लिए कर दूँ, पापा के लिए वो कर दूँ। ये फीलिंग रहेंगी और ये रहनी भी चाहिए। लाइफ वो पैरेलल लाइफ है। फैमिली और अपने इसको मिक्स मत करो। फीलिंग्स रखो, कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो क्या हुआ? बहुत लोग हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, बट फीलिंग्स रखो, उससे डिमोटिवेट मत हो, उससे मोटिवेट हो। यार ये करना है मुझे, तो मैं एक रिजेक्शन से नहीं रुक सकता। और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, और इन्हीं चीज़ों से तो मोटिवेशन मिलता है ना। जब सब कुछ घर पे होगा तो फिर क्यों ही करना है? बैठेंगे, थार खरीदेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे, है ना। इसीलिए तो करना है। और कुछ ऐसा होता है सर कि जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो उनको सपोज करो रिजेक्शन मिल भी गया, तो पर उनके अंदर वो वाली फीलिंग होती है कि मुझे तो सब आता था, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया। हाँ, वही उसी तो पॉइंट वो को वाली मैंने तो क्लियर feeling किया। हमें दूर करनी पड़ेगी कि यार उसी अगर को हम- बताया कि तुम्हें लग रहा है तुम्हें आता है, बट कुछ था मिसिंग। हो सकता है उसको ये नहीं दिखा कि यार ये आंसर देने के लिए ना बहुत जोर लगा रहा है पीछे से। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल कि इंटरव्यू में जाते हुए नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? मेरे कंपनी में एक बंदा था, उसको इंटरव्यू ले जाने के लिए भेज रहे थे। ही इज़ लाइक मे बी बीटेक और बीसीए उसने कर रखी, तो इंटरव्यू लेना था एमसीए करे हुए बंदे का। वो भाई साहब पसीने आ गए उसके, यार एमसीए कर रखी है। रिज्यूम आया उसके हाथ में कि मुझे इसका इंटरव्यू लेना है। यार एमसीए कर रखी है भाई, कैसे करूँ मैं? बैठ भाई, पहले पसीने पहुँच, पानी पी, फिर इंटरव्यू देने जा। इंटरव्यूअर भी ऐसे होते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सब कुछ क्लियरली बता रहा हूँ। तो उसको, मेरे को लग रहा है कैंडिडेट से ज़्यादा वो डरा हुआ था। उसको समझाया, भाई देख वो ठीक है, तूने भी करी है, मैंने भी कर रखी है बीटेक, हम भी यहाँ आए थे, हमने भी काम किया हुआ 1 साल, लेकिन अभी भी अगर किसी बहुत ही बड़ी कंपनी में या बहुत ही अच्छे इंटरव्यूअर के फंस गए तो हम भी फंसते हैं ना। ऐसा थोड़ा ना कि हमें रिजेक्शन नहीं मिलता, मिलता है यार। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है कि वो उतना पैकेज नहीं देना चाहते इसलिए रिजेक्ट कर दिया। ये भी सोच सकते हो तुम कि रिजेक्शन क्यों मिला। उसे लग रहा है यार ये मानेगा नहीं 4 लाख पे, इसको तो 7 चाहिए। तो तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी गलती है यार। कभी कभी ये होता है कि जो तुम क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो वो तुमने दिया, तुम्हें लग रहा सही है, बट वो नहीं होता है। उसको थोड़ा सा ट्वीक करके बताना था, शॉर्ट बताना था या लॉन्ग बताना था। वो रियलाइज करोगे धीरे धीरे, और लगता है कि नहीं था तो ठीक है, स्टिक टू दैट, स्टिक रहो उसी पे, यही आंसर देना है मुझे, थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, हल्का सा चेंज कर लो उसमें, और ठीक है यही आंसर दूंगा। नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तुम। पहली बार बहुत सारी चीज़ें होंगी, और सूख गया गला, सूख गया, पानी नहीं पिया जा रहा, ये वो सब होगा। बाद में वो गया इंटरव्यू लेने गया, एमसीए वाला बंदा, कुछ नहीं आता उसको। यार क्या, क्यों एमसीए किया फिर उसने? दिस इज द प्रॉब्लम कि जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, हमें बंदा ये नहीं चाहिए कि वो बहुत कुछ जानता हो, हमें ये चाहिए कि वो करने की वो रखता है पावर कि आई डू इट। उसके अंदर वो जुनून है, पैशन है कि वो कर लेगा। क्या वो अपना दम लगा रहा है इंटरव्यू देने के लिए? हमने एक बंदे को हायर किया था, उस बंदे ने हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया और इतना हार्ड ट्राई किया ना, आंसर तो देखो नहीं था सही, क्लियरली बता रहा हूँ, उसे भी पता होगा कि नहीं है सही, लेकिन उसने इतना हार्ड ट्राई किया ना, हमने आधा घंटा उससे
एक क्वेश्चन पूछा, उसमें कुछ और पूछ लिया, फिर कुछ और पूछ लिया, फिर कुछ और पूछ लिया, आंसर नहीं दे पा रहा था, बहुत अच्छे से नहीं दे पा रहा था, हम उसको रिजेक्ट कर देते। लेकिन जैसे ही वो बाहर गया एंड आई एंड माई वीपी वॉज डूइंग दैट इंटरव्यू, और उसके बाहर जाते ना हम दोनों के मुंह में से एक ही आवाज़ निकली थी, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। हमने कहा इस बंदे को पास करते हैं। अगले इंटरव्यूअर को पहले ही बोल दिया कि भाई कुछ ना बताए ना, इसको लेना है अपने को। तो उसका हार्ड ट्राई जो हमारे को दिखा था ना कि यार ये बंदा ट्राई कर लेगा, और हमें चाहिए ही ये। बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी होती हैं जिसमें हम 3 दिन तक लगे रहते हैं, हमें सॉल्यूशन नहीं कर पाते। दिस इज नॉट जस्ट कोड, समझो कोडिंग नहीं है, हमें हार्ड ट्राई वाला बंदा चाहिए कि जो ट्राई करने से नहीं रुकेगा। और वही आज आप उसी का टेस्ट और एग्जाम दे रहे हो कि आपको रिजेक्शन मिला है, और उसके बाद भी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो, तो यू आर तुम प्रूफ दे रहे हो उसका कि हाँ तुम प्रूव कर रहे हो कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं हार्ड ट्राई कर सकता हूँ। हमने उस बंदे को लिया यार, लिटरली हम नहीं लेते। अगर वो नॉर्मल तरीके से आंसर देता रहता ना, हम नहीं लेते उसको। बहुत सारे बंदे हमने ऐसे भी रिजेक्ट करे हैं जिसने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं बताए, तो हमने नहीं लिया। लेकिन ऐसे बंदे को भी हमने लिया है जिसने अपना हार्ड ट्राई दिया, बिकॉज हमें ये लगा कि यार ये बंदा, इसको कुछ भी पकड़ा देंगे ना, ये करेगा। देखो मैं जावा, मतलब मैं पाइथन, उस PHP पे काम कर रहा था, CMSS पे काम कर रहा था, वर्डप्रेस, ये जूमला उमला, उसके बाद जावा पे काम किया। देन मुझे .NET वाले बंदे ने हायर किया था, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, गलत बताया था दोस्तों, सच बता रहा हूँ आपको मैं। एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी मुझे गलत बताया था, और एज ए टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर जा रहा हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस बंदा, एक क्वेश्चन पूछा, गलत बताया था वो भी, फिर भी उसने मुझे रखा। उस कंपनी का पूरा ऑटोमेशन का प्रोडक्ट बना के दिया था। बिकॉज ये आपके फेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आप में ट्राई करने की झील होनी चाहिए। मैं अंदर गया, मैंने सब कुछ सीखा उस टाइम पे, क्योंकि मेरा क्या था, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था, डेवलपमेंट का बंदा था। हायर मुझे एज ए डेवलपर किया था, बाद में मुझे ये ऑटोमेशन करने लग गया। फिर मुझे दिख रहा है यार मेरी कोई स्ट्रीम ही वो नहीं हो रही है, कभी मैं स्क्रैपिंग कर रहा हूँ, कभी मैं CMS पे काम कर रहा हूँ, कभी मैं एक ग्रुपोन तरीके की साइट बना के उसका डाटा फिलअप कर रहा हूँ, फिर एक जगह मैं SEO भी कर रहा हूँ, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी किया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी किया, उस कंपनी के यूट्यूब की वीडियोस बनवाई, SEO करके दिया, कंपनी की फर्स्ट पेज पे वेबसाइट आती थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हूँ क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, डेवलपर हूँ, टेस्टर हूँ, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ, या मैनुअल टेस्टर हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 3 साल हो गए, वो काम कर रहा हूँ, पैसे जो मिल रहे हैं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पैसे मिल रहे हैं। भाई काम कर रहा हूँ, काम करना था मुझे। मेरे डैड ने हमेशा मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी कि यार तुम्हें काम करना है बस। छुट्टी कभी स्कूल में भी नहीं लेने दी, और अब भी नहीं लेने देते। पिछली कंपनी छोड़ के आया हूँ, 24 छुट्टियाँ वहाँ छोड़ के आया हूँ। हाँ बंक तो यार देखो वो बनता है, अब उनको भी खुश कर दिया और अपन भी खुश थे ना, दोनों ही तो काम चाहिए ना अपने को। ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स ने रिसेंटली इंटरव्यूज दिए थे और उनका कॉल बैक नहीं आया। अगर आप रेज्यूमे देखकर कुछ तो यार उस बंदे को लिया, और जो बंदा मैं बता रहा हूँ ना, आज वो US में है और अपना मास्टर्स कर रहा है। 2 साल हमारे यहाँ काम किया, एंड अब जो है ना AI और मतलब डाटा साइंटिस्ट के लिए गया हुआ है। 2 साल हमारे यहाँ डाटा साइंस की टीम में काम किया उसने, इसीलिए वो बंदा लिया था हमने। होती हैं हमसे ही मिस्टेक होती हैं, ऐसे भी लोग ले लेते हैं तो पता ही नहीं है करना क्या है। ठीक है, बहुत टफ होता है। एक बंदा हायर किया था, बहुत टफ होता है, उनको निकालना भी बहुत टफ हो जाता है। कंपनी 3 महीने का प्रोबेशन देती है, 3 बार हमने उसका प्रोबेशन एक्सटेंड किया, बिकॉज ही वॉज इन फ्रंट ऑफ अस हर बार की ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, करने की इच्छा है और करोगे, हाँ करना तो है, करना तो है। तो हमने भी उसका साथ छोड़ा नहीं, 3 बार मौका दिया। लेकिन देखो यार कंपनी का ही पैसा ऐसे नहीं उड़ा सकते। ठीक है, 3 बार उसको मौका दिया, 3 बार प्रोबेशन बढ़ाया, 9 महीने तक उसको सैलरी दी, सिखाने की कोशिश की, कोर्स खरीद के दिया, सब कुछ करके दिया, बट उसका एक ही रोना था यार, हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, इसको छोड़ दे भाई, कर। फोकस वहाँ नहीं था। ऐसा ही बंदा आया था जो इंटरव्यू देने आया, गवर्नमेंट जॉब के लिए आया, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। आगे बोलता कि फादर और मदर बोल रहे हैं कि नहीं ये करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। अब बोल रहे प्राइवेट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दे, लेकिन मेरे को वो करना है। अभी भी मेरे बैग में बुक्स पड़ी हुई हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की। हमने बोला खड़ा हो, 1 साल हुआ है। बोला हाँ, डर ये है कि अभी 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, ज़्यादा गैप आ जाएगा तो नहीं कर पाऊंगा फिर दोबारा IT में। हम ले लेंगे भाई, 3 साल बाद आ जाइयो, कोई इंटरव्यू लेंगे, हम ले लेंगे, 3 साल जाओ और तैयारी कर अपनी गवर्नमेंट जॉब की, मत आइयो दोबारा। क्योंकि जब वो उसको छोड़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, माँ बाप की सोच को भी नहीं पकड़ पा रहा है, हमारी सोच को भी कैसे पकड़ लेगा। 3 हो गया ना, पहले 2 कश्ती में पहले ही सवार है, तीसरे हम ला दे, तीसरा कहाँ से लाएगा भाई। उसने तो डूबना है, हमें क्यों डूबना है, उसके साथ थोड़ी डूब सकते थे। तो पहले तू जा यार, पहले तैयारी कर।
3 साल बाद आई हो, आके बोलियो 3 साल मेहनत करी है। मेरा दोस्त था खुद का, 3 साल दबा के मेहनत करी, एमटेक करूँगा, जर्मनी जाऊँगा, गेट की तैयारी की, नहीं हुआ। तीसरे साल के बाद जॉब मिली, अच्छी खासी कंपनीज में काम किया, बाकी बढ़िया कंपनीज में है, और स्टार्टअप्स में भी काम किया है, एयरटेल तक में काम किया है, और इवन मैकेनिकल से है बीटेक। सो तो आपका नॉन टेक और टेक का जो डर है वो ख़त्म करो। मैकेनिकल से बीटेक करके नाउ ही इज़ इन आईटी, सीनियर इंजीनियर है, और पैकेज ऑसम है 3 साल के गैप के बाद भी। अभी तो आपका 3 महीना रहता है, आप तो बहुत आगे, मतलब बहुत पीछे हो अभी उससे, गैप वाले सिचुएशन से। 3 साल बाद भी अगर कोई कर पा रहा है तो आप नहीं कर पाओगे। और वो मैकेनिकल से आप तो फिर भी कोड वोड तो सीख गए ना। और मेरे साथ ही था C++ में भी, उसने मेरे साथ ही रहता था, बंक भी इकट्ठे ही करते थे हम लोग, ठीक है। शुरू में नहीं करता था, पढ़ना है 11वीं निकली, दिखा के यार मेरे को भी ग्रेस से पास किया, मनीष को भी, मूवी तो देख रहा है तो 12वीं में उसने ही बंक किया मेरे साथ, तो डोंट वरी। सर एक क्वेश्चन, सर मॉडर्न के बेस पे करंट टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो हम भी आने वाले टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में? अगर कोई स्टूडेंट हमारे लिए फ्रेशर जा रहे हैं या फिर 6 मंथ का इंटर्न लेके जा रहे हैं, तो वो अपने प्रोजेक्ट दिखाएं और इंटरव्यूअर को काफ़ी इंटरेस्ट से देखें ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम अपने देखो इसमें मतलब कर सकते हैं। हाँ, ऐड कर सकते हो यार, मतलब बहुत सिंपल प्रोजेक्ट्स उठाना स्टार्ट करो, बिकॉज इस लेवल पे आप, कि वो ऐसा बिल्कुल फ्रेशर ना लगे कि हाँ कुछ हाँ तो बेसिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। लाइक देखो आजकल, क्योंकि यही रीज़न है जो आपको लगता है कि रिसेशन है, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है। रिसेशन का एक ही रीज़न लगता है। उसने ही मुझे बोला भाई रिसेशन है, भाई इतना पैसा कमा रहा है, छाप रहा है, बढ़िया चल रहा है तेरा, तू अभी बोला रिसेशन है, और तेरे को बैकएंड सिखा भी दूंगा तो फिर भी आएगा ये, तो बैकएंड से कौन सा बच जाएगा? तो वो तो सोचो ही मत, रिसेशन है, छोड़ो उसको, कोई रिसेशन नहीं है। रिसेशन ना है, ना आएगा, और ना कभी था। आज 2024 में करंट टाइम पे ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स मर्न स्टैक के बेस पे और मीन स्टैक के बेस पे कौन से चल रहे हैं कुछ? यार देखो वही, ये प्रोजेक्ट तो हमेशा सिंपल ही रहे हैं, बस जैसे कि पहले लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाते थे, अभी भी बना सकते हो, बस उसको डिज़ाइन इन अ वे कि आप उसमें नए डाटाबेसेस को यूज़ करो, लाइक PostgreSQL यूज़ करो, MySQL छोड़ के, AWS पे डालना सीखो, GCP पे डालना शुरू करो, गूगल पे। उसके अलावा डिजिटल ओशन करके एक क्लाउड सर्वर आता है, उसको कन्फिगर कर लो, शुरू के कुछ महीने फ्री देता है, ठीक है। डिजिटल ओशन है, linode.com है, इन सर्वर्स को कन्फिगर करना स्टार्ट करो। छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, पॉइंट ऑफ सेल बना सकते हो, ठीक है, मार्केट में बिकते भी हैं, हर रेस्टोरेंट वाला यूज़ करता है, बहुत सिंपल होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। इन्वेंट्री मैनेजर बना लो, ये आया ये गया, इन एंड आउट, बहुत सिंपल चीज़ें बनाओ, 2-3 स्क्रीन बनाओ, APIs बनाओ, उनको कन्फिगर इस तरीके से करो कि आपको जस्ट एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बदलना है, यू कैन डिप्लॉय इट एनी वे, लाइक AWS पे करना है, GCP पे करना है, या सिंपल लाइनोड पे करना है, ठीक है। वो भी क्लाउड सर्वर ही है, बट वो ऐसे रीज़न स्पेसिफिक नहीं देता, लेकिन आप उसको कर सकते हो, ठीक है। रीज़न स्पेसिफिक है लेकिन चेंज नहीं होता, बहुत ज़्यादा डाटा डंप नहीं कर सकते, मे बी कॉस्टली भी होता हो, ठीक है, थोड़ा स्लो भी रहेगा इंडिया में यूज़ करोगे, क्योंकि अभी शायद एक ही डाटा सेंटर होगा लाइनोड का, बट लोग ऐसा करते हैं। और ऐसा नहीं है, देखो बहुत लोग AWS कर रहे होंगे, अभी आना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है यूज़ करना है, बिकॉज देखो बहुत सारी कंपनीज AWS आज भी इंडिया में यूज़ कर रही होंगी। मुझे हो सकता है इस टाइम पे कोई ऐसा बंदा भी सुन रहा हो कि हाँ यार देखते हैं बंदे में कितनी नॉलेज है, तो ये क्लियर है कि AWS आप यूज़ कर रहे हो, आप उसको यूज़ कर रहे हो एक रीज़न में, ठीक है। अगर वो रीज़न डाउन हुआ तो आपको दूसरा रीज़न आप करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो रीज़न डाउन है तो आपको दूसरा करना पड़ेगा, ताकि आपका प्रोडक्ट जो साइट है आपका वो चलता रहे, राइट। लेकिन दूसरे रीज़न में आपका डाटा ही नहीं है, स्विच कहाँ से करोगे? तो किस चीज़ का AWS यूज़ कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो AWS यूज़ करके? अगर तुम्हारा डाटा दूसरे रीज़न में नहीं है तो तुम कर क्या लोगे? और उसको भी स्विच करने के लिए कुछ सेकंड तो लगेंगे ही। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाइक देयर इज अ कंपनी, डिलीवरी कंपनी है कोई, उसने ऐसा किया हुआ है कि वो नॉर्मल अपना एक सर्वर पे चलाता है लाइनोड पे, AWS पे नहीं है, लाइक लाइनोड या डिजिटल ओशन या अपना कोई एक उसने क्लाउड सर्वर ले रखा है, लेकिन अपने डाटा बैकअप उसने अपने लोकल सर्वर्स पे कर रखा है, ताकि उसे ज़्यादा पे ना करना पड़े। AWS की आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बिलिंग होगी, उसकी कैलकुलेशंस भी होती हैं, वो भी आपको डाउन करके देनी होती हैं एज ए टेक्निकल पर्सन, कि आपका होस्टिंग का पैसा कम आए, क्योंकि डेवलपमेंट में भी लोग 40-40 लाख रुपए बिल पे कर रहे हैं। मतलब डेवलपमेंट तो लोकल भी हो सकती है ना, लोकल सर्वर सेटअप कर लिया, उस पर आप डेवलपमेंट करोगे, आपका हद मार के 2 लाख रुपया नहीं आना, आप 40 लाख रुपए पे कर रहे हो, 20 लाख रुपए पे कर रहे हो, ठीक है। और किस लिए? कि AWS यूज़ करना है।
और AWS यूज़ कर रहे हो क्या रहा है, एक रीजन में चला रहे हो, ठीक है, चल रहा है, जब तक लक अच्छा चल रहा है, डाउन हुआ तो पता ही नहीं है, दूसरे रीजन में डाटा ही नहीं है, स्विच कहाँ करोगे, करना तो वहीं पड़ेगा, जब वो अप होगा तब अप होगा। और अगर 2 रीजन में डाटा रखोगे तो कॉस्टिंग भी आएगी, बिलिंग भी आएगी, तुम्हारा प्रॉफिट प्रोजेक्शन उतना है या नहीं है, सो इट डिपेंड्स। तो इस तरीके के बेसिक प्रोजेक्ट बना सकते हो। लाइब्रेरी मैनेजमेंट कोई बुरा प्रोडक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, कन्फिगर न्यू वे में करो उसको, कन्फिगरेशन बेस्ड हो, यूजर रोल स्पेसिफिक हो, यूजर रोल्स और मतलब चीजें इंसर्ट करना स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट तो यार मेरे टाइम में भी होता था, 15 साल पहले का प्रोजेक्ट है, उसमें यूजर रोल्स घुसाओ, उसके अंदर कन्फिगरेशन करो, अलग अलग सर्वर्स पे डिप्लॉय कर सकते हो, CI/CD पाइपलाइन सेट करो उसकी। उसके लिए 2 तरीके हैं, CI/CD पाइपलाइन AWS की अपनी होती है, ठीक है, $1 चार्ज होता है तो कंपनीज यूज भी कर लेती हैं, मतलब मंथली $1 आता है तो वो CI/CD पाइपलाइन वहाँ की यूज कर लेता है, AWS की जो अपनी है, ठीक है। और AWS पे 2 तरीके हैं कि सर्वरलेस भी हो सकता है या EC2 मशीन को अप करके उसके ऊपर भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, वो सीखो। इस EC2 मशीन पे कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को डालोगे, CI/CD पाइपलाइन आप कैसे AWS के थ्रू कैसे सेटअप करोगे, ठीक है, उसकी कोई उनकी जैसे लाइक सर्वरलेस EC2 है, ऐसे ही उसकी एक टर्म है, मुझे भी याद नहीं है, देखो अभी आ गया ना सामने की एक चीज़ आती है बट वो भी याद नहीं है, बट गूगल करूँगा पता लग जाएगा, चैट GPT भी लिख दूंगा, बता देगा AWS की ये सर्विसेज है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि जैसे उनको फुल स्टैक प्रोफाइल पे अप्लाई करना है या वन स्टैक पे अप्लाई करना है, तो वो मोंगो, रिएक्ट, नोड, ये सब एक्सप्रेस ये तो लिख रहे हैं अपने स्किल्स, हाँ, लेकिन नीचे एडिशनल स्किल मतलब हाँ, मेरा मतलब ये कमी है, लाइक तो वो क्या करते हैं, सब वो additional सब skills मन में सब जाना कुछ चाहते हो, सब कुछ लिख सब देंगे। मन में जाना चाहते हो, सब रिएक्ट सीख रहे हो, सब नोड सीख रहे हो, सब जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, भाई तुम्हारे सबके रिज्यूम मेरे पास में आए तो मैं उसमें से छाटू कैसे कि भाई मेरे पास तो 10 बंदों का इंटरव्यू लेने का टाइम है, आया शक्ल देखी नहीं लेना, निकल, दूसरा आया फिर निकल, ठीक है, तीसरा आया ये बंदा लग रहा है मेहनत कर लेगा, शक्ल से लग रहा है, तो यार शक्ल पे जरूरी किसी के नहीं लिखा होता ही मेहनत कर लेगा, भाई बंक मारने वाला बंदा हूँ, कौन ही कहेगा शक्ल देख के कर लेगा, ठीक है। अभी तो बहुत डिसेंट भी हूँ, रहता भी ऐसे ही हूँ कि चलो ठीक है कुछ भी पहन लिया, कैसे भी चल दिया, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, तुम कर सकते हो, लेकिन चीज़ें वही हैं कि डिफरेंट बनो। कोई AWS लिखो, लाइक जैसे विद इन इंस्टीट्यूट आप हो, और आप ऐसा भी मत करो कि यार एक वहाँ वैकेंसी निकली हुई मैं जा रहा हूँ तो इसको ना बताऊँ, क्योंकि मेरा प्रोबेबिलिटी कम हो रहा है, जाओ लेकिन डिफरेंशिएट कर लो अपने रिज्यूम में, भाई तुम्हें AWS आता है, उसे GCP आता है, हो गए डिफरेंशिएट। ऐसा नहीं है GCP वाला AWS नहीं करेगा, तुम्हें चांस नहीं मिलेगा, उसको AWS चाहिए, तुम्हारे में GCP लिखा है तो वो लेगा नहीं तुम्हें, नहीं, जरूरी नहीं है, तुम्हें GCP आता है, AWS भी 10 दिन में सीख लोगे, 5 दिन में सीख लोगे, 5 दिन के लिए थोड़ा ना कोई निकालेगा यार, हम 9 महीने की सैलरी फ्री में पे कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, स्ट्रेस होता ही नहीं है सही बताऊँ तो, वैसे देखो हाँ लाइफ में ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है कभी कभी सिचुएशंस आ जाती हैं ऐसी, स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो मतलब फ्रेशर लेवल और 6 मंथ इंटर्न एक इंटरव्यू कितना मंथ्स तक की डेप्थ में जा सकता है, डिपेंड। और चलिए ठीक है वो कोई बात नहीं, और क्या क्या नई स्किल्स अपन मन से रिलेटेड उसमें ऐड कर सकते हैं जिससे अपन थोड़ा यूनिक दिखे, क्योंकि अपन ही सबको भेज रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत Next.js पढ़ लो यार बैठ के, Nest.js पढ़ लो, ठीक है, यही तरीके हैं, मतलब डिफरेंट, अपने आप को डिफरेंट बनाना। नोड एक्सप्रेस आता है, Nest.js पढ़ लिया, हल्का सा थोड़ा सा पढ़ लिया, ये होता क्या है, जावा वाले तरीके जैसे स्प्रिंग बूट चलता है ऐसे ही Nest.js चलता है, माइक्रो सर्विसेज के लिए काम आता है, हल्का फुल्का जान लो, वो नहीं बना रहे होंगे नेस्ट में, तुमने लिखा हुआ है उसको ये पता है, ये अगर बनाना पड़ा तो मैं बना लूँगा, मुझे नया बंदा नहीं लेना, ये कर देगा काम, इसको सैलरी तो पे करनी है, जिस ऐसा तो होता नहीं कि डेली ही काम होता है भाई, डेली तुम्हें इतना काम मिलेगा तुम कर ही रहे हो, ऐसा हो सकता है 1 महीने से 15 घंटे, 3 महीने से 15 घंटे काम कर रहे हो दबा के, और फिर उसके बाद में रिलैक्स हो, 6 बजे घर निकल गए, 5 बजे घर निकल गए, ऐसा भी टाइम आता है, तो उस टाइम पे सोचेगा कि नया प्रोजेक्ट बनवाते हैं, नया कुछ बनाने की साइड बाय साइड कोशिश करते हैं, सोचते हैं लोग, प्रोडक्ट बनाते हैं लोग, विद इन कंपनी प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो Nest.js है उसके लिए माइक्रो सर्विसेज में, नेक्स्ट है जो आपका बैकएंड में अपना जैसे रिएक्ट है, ऐसे ही है, सेम टाइप का ही कोड यूज़ होता है, उसको पढ़ लो बैठ के, लिमिटलेस है, लाइक कुछ भी, ये जो मैंने सब बताया ना, जेंकिंस है CI/CD पाइपलाइन के लिए, AWS की अपनी पाइपलाइन है, जेंकिंस की अपनी है, जेंकिंस फ्री है लेकिन उसके लिए EC2 मशीन यूज़ करनी पड़ेगी, उसकी मंथली डॉलर कॉस्ट आ सकती है $35, लेकिन अगर आप EC2 मशीन पहले ही यूज़ कर रहे हो किसी और के लिए तो आपकी ज़ीरो हो गई, वो यूज़ करोगे, नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली AWS की पाइपलाइन पे करना पड़ेगा, GitLab पे करने की हिम्मत है या भाई बंदे ही ऐसे बॉन्ड है, भाई पैसे की दिक्कत नहीं है, ले तू दबा के, तो भाई कुछ और भी यूज़ कर लोगे जिसपे पैसे लग रहे हैं अच्छे खासे, लेकिन ईज़ है ना, तो डिपेंड करता है, और चीज़ें बहुत हैं, यूट्यूब पे बैठ जाओगे लिखते रहोगे अपने आप आते रहेंगे, सेवेल्टे करके एक फ्रेमवर्क है, ठीक है,
व्यू जेएस तो है ही, एंगुलर जेएस भी है, सब नहीं पढ़ना, अराउंड एंड अराउंड। अगर मन में हो, रिएक्ट में हो तो नेक्स्ट जेएस पढ़ो, साथ में नेस्ट जेएस पढ़ो। बहुत सी कंपनीज हैं जो नेस्ट जेएस पे काम करती हैं अच्छे खासे। हाँ, मैं तो यही करता हूँ यार, मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ, मेरे जो दिखता है मैं सब पढ़ा अपनी लाइफ में, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। 10 दिन 20 दिन ये पढ़ा है, 5 दिन ये पढ़ा, सब जो दिख जाता है वो देखता हूँ कि ये है क्या, एटलीस्ट पता तो लगे। वेब पैक है तो साथ में दूसरा है, ठीक है, बहुत कुछ है। मतलब उसको लाइक मुझे, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे काम चाहिए यार, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम गांव से हो, शहर से हो, सिंगापुर से हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। तुम्हारे टेक्स्ट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने मर्न नहीं किया हुआ, तुमने नोड.जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से आती है, नोड पे तुमने काम किया हुआ, एक्सप्रेस पे किया हुआ, मुझे सर्वरलेस पे कराना, मैं ले लूँगा तुम्हें। मतलब हाँ, एक्सप्रेस का कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें जावास्क्रिप्ट आती है, मैं तुम्हें ले लूँगा। रिएक्ट नहीं आती, तुम्हें एंगुलर जेएस बहुत अच्छे से आती है, मैं तुम्हें ले लूँगा। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे। हाँ नहीं यार, डिग्री तो मतलब पता ही नहीं कहाँ रखी है, मेरी नहीं पता कहाँ रखी है। मांगते हैं जब हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं ना कहीं पे, तो पता करते हैं भाभी देना है निकाल के, मम्मी या अपनी वाइफ को बोलते हैं यार। हाँ यार, बहुत था इक्विवेलेंट, लाइक मतलब एजुकेशन इज एजुकेशन, एजुकेशन तो हमेशा चाहिए होती है, होनी चाहिए, नहीं है तो साइड बाय साइड कर लो। अगर किसी पे बर्डन है, मैं नहीं कर सकता अभी ग्रेजुएशन, मेरे घर की हालत ठीक नहीं है, ग्रेजुएशन तो हर कंपनी मांगती है, और ये ग्रेजुएशन ऐसा नहीं है कि फिर आपका आप IT दायरा के कम लिए हो जा रहे हो तो मांगती है। अगर आप नॉन आईटी जॉब के लिए जाओगे तो एटलीस्ट कंपनी दायरा कम हो जाता है यार, ग्रेजुएट तो हो आप। दायरा कम हो जाता है, सीधी सी बात है। और उसका आप रीजन वही देखो, अभी जो उनको मैंने बोला ना कि ये बहुत लिमिटेड आंसर मतलब क्वेश्चन है या ये है, तो आपकी लिमिटेशंस कम हो सकती हैं, ऐसा नहीं मिलेगी नहीं, मैं नहीं बोलता 12वीं वाले को नहीं मिलेगी। मेरा पब्लिसिस्ट सेपिएंट में जो मेरा सीनियर था, ही इज़ अ टेक्निकल लीड, अब वो इंजीनियरिंग मैनेजर है, सेपिएंट के अंदर ही है, 13 साल का उस टाइम पे एक्सपीरियंस था, अभी लगभग 5-6 प्लस हो गया, 18 साल का एक्सपीरियंस है। उसने मास कम्युनिकेशन मीडिया किया था, कोई टेक्निकल कोर्स नहीं था उसका। नोड.जेएस ऐसी आती थी ना कि उस बंदे ने मेरी लाइफ बना दी, हम सही है, मेरी लाइफ बना दी। उस बंदे ने बताया कि हाँ ऐसे करते हैं चीज़ों को, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और उसके बाद उसे मैंने बहुत कुछ सिखाया, बिकॉज ही डोंट नो कि कीबोर्ड का सिग्नल कैसे जाता है, लाइक हाउ कंप्यूटर नोज कि ए प्रेस हुआ है, क्योंकि वो तो उसका दिमाग तो है ही नहीं ना, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल समझता है। हाउ उसको कैसे पता लगा कि ए प्रेस हुआ है, ये उसे नहीं पता था। तो ये इस तरह की चीज़ें मैंने उसे बता दी, तो मैंने बीटेक करी थी, उसने नहीं करी थी, बस इतना ही डिफरेंस है। बट वो काम तो नहीं आ रहा ना उसके, पैसा तो वो कहीं और से झाँप रहा है। ब्रेक क्यों ले रहे हो यार, ब्रेक के टाइम पे तो क्वेश्चन इकट्ठे होंगे, जहाँ रिजेक्शन होगी 5 क्वेश्चन, 5 50 200 क्वेश्चन से ज़्यादा क्या ही पूछ लूँगा। एक महीने में तो 200 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे, और साथ साथ तैयारी भी होती रहेगी। ब्रेक नहीं लेना, जाना है, क्या पता उसको जरूरत ही उस टाइम पे कुछ नहीं आता हो यार, बंदा आ जाए मेरे पास, मेरी ये भड़क तो खत्म हो, मुझे बंदा लेना है। मैं यही चीज़ सोचता रहूँगा, अच्छा बंदा लेना, 2 महीने निकालूंगा, इससे अच्छा है कि मैं अभी एक बंदा हायर करूँ, 2 महीने में सिखा लूँ उसको, 2 महीने तक इंटरव्यू लेता रहूँ, मेरे भी तो पैसे लग रहे हैं यार, मैं जॉब डाल रहा हूँ, क्या Naukri.com पैसे नहीं ले रहा है? 2000 5000 7000 रिक्रूटर है, वो हर महीने पैसे ले रहा है, हर रिजेक्शन पे, तीसरे रिजेक्शन पे भी पैसे लेता है, 8% 5% 10% का कमीशन होता है, मेरा वो भी तो लग रहा है। तुम आओगे 5 लाख रुपए में, 20 लाख का बंदा हायर किया, 5% उसे देना है, तुम 5 लाख पे आ रहे हो, 5% देना है, 25,000 दूँ कि 1 लाख 2 लाख दूँ? 2 लाख देने की बजाय अच्छा कि 5,000 या 25 या 30 50,000 भी दे के एक बंदा हायर कर लो, उसको कोई कोर्स खरीद के दे दूँ जो मुझे करवाना है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ रिएक्ट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हें नोड आता है नहीं आता, एंगुलर आता है नहीं आता, सेवेल्टे आता है, CI/CD पाइपलाइन आती है नहीं आती है। तो मत सोचो ऐसा कि तुम्हें बैठना है घर पे। हाँ, कभी मन कर रहा है, पैसे घर पे अच्छे हैं, माँ बाप दे देते हैं, या तुम्हारी जेब खर्ची में तुम्हारे पास पड़े हैं, तो ठीक है घूमिए यार, शिमला विमला कहीं पे, ठीक है, 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए, दिस इज जस्ट। एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में सॉफ्ट स्किल कितना इम्पोर्टेंट है? बिहेवियर इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट यार, सॉफ्ट स्किल्स बिहेवियरल क्वेश्चंस के अंदर आती है। गूगल जैसी कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे नहीं सिलेक्ट होते हैं जिनको बहुत तगड़ी एल्गोरिदम आती है, पर बिहेवियर अच्छा नहीं है। बिहेवियर इज़ द फॉरमोस्ट थिंग। सॉफ्ट स्किल्स में आपका ये नहीं है कि यार आपको बहुत अच्छी इंग्लिश या ऐसा कुछ हो, इतनी आती हो समझ में आए, क्योंकि बहुत लोग इंडिया में ऐसे हैं जो US के लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, जेड को भी जड बोलते हैं वो लोग। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा हुआ है जिनकी कंपनीज अपनी IT दबा के कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब सॉफ्ट स्किल्स में ये नहीं आता यू नीड टू बी वेरी फ्लुएंट, ऐसा नहीं है। तो सॉफ्ट स्किल्स का मतलब आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपका
बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, किसी के साथ मिसबिहेव मत करो, कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है तो खुद ओपन होने की कोशिश मत करो। अनटिल अनलेस देखो एक पॉइंट तो आएगा जब आपको रियलाइज़ होगा कि ठीक है यार ये तो लवर सिचुएशन हो गई है, दोस्त है ये तो मेरा भाई है ठीक है, तो वो एक अलग है, वो तुम्हें खुद फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो अगर ओपन हो रहा तुम तो हो सकता है तुम वो ओपन हो रहा जुबान से, तुम फिजिकल हो जाओ और वो फिजिकल प्रॉब्लम कर देते हैं। लाइक हम लोग कभी ऐसे धक्का मार देते हैं, पीछे से कुछ कर दिया, शर्ट खींच दी, पीछे से बाल खींच दिया, तो वो मत करो किसी के साथ। लाइक अगर कोई बहुत ही ओपन हो रहा, बहुत अच्छे से बात भी कर रहा है, तुम्हें लग रहा है यार ये तो फनी है, कुछ भी बोल देता है, मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ, ये तो बहुत अच्छा दोस्त बन गया, सीनियर है जूनियर कोई भी है, लड़की है लड़का है कोई भी है, ठीक है, तो मत करो वैसा। जब तक हाथ का दूसरा मजाक नहीं करता तब तक तुम भी मत करो। तो बस वो है, बिहेवियर इज़ द फॉरमोस्ट थिंग। बिहेवियर हमेशा अच्छा रखो। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। कोई तुम्हें गलत भी लग रहा है तो ठीक है, मत करो यार उस चीज़ को, दूसरे को गाइड मत करो ज़्यादा अभी अपनी स्टेज पे, बिकॉज यू डोंट नो कि वो क्या करना चाह रहा है, उसका विज़न क्या है। सो इट डिपेंड्स। तो बिहेवियर है ज़रूरी, लेकिन बहुत ज़्यादा बिहेवियर ऐसा नहीं है कि तुम्हें बैठ के बिहेवियरल क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी। बी ए गुड ह्यूमन, आपका बिहेवियर अपने आप अच्छा हो जाएगा। लोगों की हेल्प करना सीखो, हेल्प करो और हेल्प दो और हेल्प मिल भी जाएगी। ऐसा नहीं है तुम दोगे तो तुम्हें मिलना ही है, वो कहीं ना कहीं से मिलेगा। आज कोई कंपनी तुम ज्वाइन कर रहे हो पैसा नहीं दे रही है, कल तुम्हें कहीं और मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, देखो मेरी लाइफ में मैंने 3 साल बिताए, नहीं कमाया, दबा के कमाया बाद में यार, मिला पैसा इतना मिल गया, मतलब मैं तो, मेरी तो बेसिक नीड ही अभी भी 10,000 रुपये की भी होगी, ठीक है। खर्च भी देता हूँ तो इधर उधर से कहीं ना कहीं आ ही जाता है, फिर भी कोई IPO निकल गया, कहीं कुछ और लगा दिया, ठीक है, निकल ही आता है। मतलब एक्स्ट्रा खर्चा हो तो निकलता ही है कहीं ना कहीं से। बहुत खर्चा मैं यूज़ भी नहीं करता। रिच बनने का एक ही तरीका है, कमाओ ज़्यादा खर्चों कम, ठीक है, लेकिन उतना खर्चों की मोटिवेशन रहेगी और कमाना है। इतना नहीं खर्चना कि पैसा इतना हो जाए यार क्या करेंगे, ठीक है बैठे हैं। कभी भी अपने सेफ जोन में और वैसे मत बैठो फ्री जोन में, आलस में आ गए, बस ये नौकरी मिल गई है, 10-5 लाख रुपए मिल रहे हैं, कुछ नहीं करना, बस सुबह आना है, धंधा पीटना है, घर जाना है। नहीं, डोंट बी इन दैट सिचुएशन। फ्री जोन में कभी मत आओ, वरना पीछे हो जाओगे। और एक पॉइंट के बाद 2-3 साल बाद रियलाइज़ होगा, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं तो पीछे रह गया, मेरे बराबर वाला वहाँ पहुँचा हुआ है। फिर तुम दूसरों से कंपैरिजन करोगे, वो तो करना नहीं चाहिए, बट माइंड है यार, वो तो करेगा ना, तुम क्या रोक लोगे उसको। एक पॉइंट पे तो करेगा ना। तुम 10 कमा रहे हो, तुम्हारा दोस्त 12 कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 10 कमा रहे हो, 20 कमाएगा, फर्क पड़ेगा। सर एक मंथ डेवलपर को DSA कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? देखो यार, कंपलसरी और ऑप्शनल का इसमें किसी भी, मतलब उसको मन क्या, तुम फ्रंट एंड डेवलपर भी बोल लो ना, खाली रिएक्ट डेवलपर बोल लो, तो ऑप्शनल या वो कहीं है ही नहीं। देखो वो चीज़ आनी चाहिए, बहुत आनी चाहिए। ये कंपनी टू कंपनी आपके टेक स्टेप पे डिपेंड करता है, बहुत आना ज़रूरी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन स्टैक, मतलब आप बैक एंड में हो तो आपको एल्गो आए, फ्रंट एंड में हो तो एल्गो ना आती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्गो आती होगी तो भाई फ्रंट एंड में 40-50 लाख मिल जाएगी। पैकेज पे तो फर्क पड़ता है। हाँ, BSA का वो package क्योंकि पे बहुत फर्क है। देखो यार, उनको नहीं कमाना, लेकिन तुम्हें वो पैसा ना दे उसके बाद रीज़न उनके पास होना चाहिए, और है तो तुम्हें क्यों दे, उसका बच रहा है ना। गलत क्या है इसमें, कोई भी गलत बोलेगा इसको कि भाई दे दे। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे अपना गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ये जैसे अपन मंथ स्टैक से ये तो मतलब, ये DSA भी पूछ लिया। तो ये तो आपको मन मानते ही नहीं ना, उनका कोई ऐसा स्कोप्ड नहीं होता कि यू आर अ मन डेवलपर और आपको मन में ही जॉब देंगे। वो DSA भी आती है तो भी अपन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है मन वहाँ पे कि आपको जस्ट मन आता हो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद जावा इन एल्गोरिदम्स देन जावा। हाँ, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आप जाके वो पूछेंगे ये कि आप बताओ कोई लैंग्वेज, आपने जावास्क्रिप्ट बोल दिया, हाँ मतलब एक लेवल तक तो होती है यार। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि किस तरह की होगी। लाइक जैसे मैंने बताया ना कि हैश नहीं आता लेकिन ट्री आता, तो कोई कंपनी ऐसी जो ट्री पे ही क्वेश्चन पूछती है, हैश का पूछती नहीं तो हो जाएगा इंटरव्यू क्लियर। काम भी ऐसा ही करती होगी ऑब्वियसली, जब भी पूछ रही है ऐसा। अब मेरे यहाँ पे जो यूज़ नहीं होता, मैं सिर्फ बंदे से 2 ही रीज़न से वो पूछूंगा कि इसको मेरे वाला तो आता नहीं, क्या दूसरा आता है, तो मतलब दूसरा आता है तो मेरा भी सीख लेगा, मेरे को एक सेंस मिलेगा, तभी तो मैं उसको हायर करूँगा। ये जैसे ये मैंने पहले भी बता दिया था, जैसे ये बनाया हुआ है ना रिज्यूमे, ठीक है, ये रिज्यूमे आप दोगे पहले तो प्रिंट आउट ही इसका ऐसा है कि ये दिख रहा है कि भाई हाँ हड़बड़ाहट में अपने रिज्यूमे से कोई प्यार ही नहीं है ठीक है, तो अच्छा प्रिंट आउट निकालो। दूसरा देखो, मतलब सीनियर पोजीशंस पे फ़र्क नहीं पड़ता है रिज्यूमे लिखा हुआ कैसे है, ऐसे खिचड़ी बना के लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है। लेकिन देखो जैसे इसमें भी है ना, प्रोजेक्ट को नीचे है, एजुकेशन को ऊपर है, ये तो चाहिए है लेकिन इतनी नहीं चाहिए भाई, ये चाहिए पहले। जब उसने देखा एजुकेशन ना, बीटेक करा हुआ है ये, फिर नीचे गया
पता मतलब वैसे अच्छा एक पेज है, 1 पेज रिज्यूमे गुड है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 पेज मत चलाओ। आजकल सब मांगते हैं रिक्रूटर, मैं भी बोलूँगा, लेकिन भाई 2 पेज का भेज के देख लो। अगर कोई मना कर रहा है ना तुम्हारे 1 पेज के को, तो 2 पेज का बना के भेजो। और देखो कितना खुला है, साफ पता लग रहा है कितनी चीज़ें लिखी होंगी, वही सेम चीज़ है, नोड, मोंगो, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, बस। आजकल बहुत अलग अलग CSS की चीज़ें आई हुई हैं, वो यहाँ नहीं है। जैसे सैस नहीं है इसमें, लेस नहीं है इसमें, टेलविंड है, ठीक है। टेलविंड नहीं भी आता, मुझे भी नहीं आता, नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर होगा तो मेरे लिए एक अच्छा है यार। कल को मुझे स्टार्ट करना होगा तो मैं तुम्हें हायर कर लूँगा कि टेलविंड मेरे लिए कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैंने जैसे बताया सैस, लेस कुछ तो हो CSS से अलग। CSS 3 ही नहीं लिखा हुआ इस रिज्यूम में, नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CSS 3 में नहीं पता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें ये तो पता हो CSS 3 कुछ होता है, इतना तो मैं सेंस लूँगा ना फ्रेशर पे। मैं ये भी नहीं कहता इसके अंदर तुम सब कुछ छाप दो, तुम्हें पाइथन नहीं आता तुम्हें पाइथन भी लिख दिया, नहीं ऐसा मत करना। क्योंकि हो सकता है मैं पाइथन पूछूं और तुमने बोला मैं बोलूँगा ऐसे ही लिख रखा होगा, रिज्यूम तो एक तरफ रख देगा इसका, ऐसा भी मत करना। CSS 3 लिख रहे हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ सकते हो ना। 1 घंटे की वीडियो 3 दिन में हो जाएगी, यूट्यूब की 1 घंटे की वीडियो 3 दिन में तो हो सकती है ना। मैं ये नहीं कह रहा तुम 1 दिन में 1 घंटे की वीडियो कर दो, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो को प्रैक्टिस में भी लाओगे तो 1 दिन में कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा करो यार, मुझे गधा लेबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंजीनियर, माइंड से इंजीनियर, डिग्री से नहीं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें उस चीज़ का पता होना चाहिए चलती कैसे है। यहाँ छापो उसको, लिखो और अलग लिखो इससे, ये सबके रिज्यूम में मिलेगा। रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML। मुझे एक बंदा लेना है, किसको लूँ? ये है रिज्यूम, राघव बिड सर, ठीक है। ये रिज्यूम मेरे को ठीक लगा एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ लेवल, ठीक है। जिसका भी है रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं यार, अप्लाई करो, ठीक है। देखो इसने साफ लिखा है, मेरे को मतलब अलग मिला है, आई डोंट नो कि कितना लोगों को अलग लगे। इसमें तो फायरबेस बहुत सही लगा, ऐसा नहीं इसने पाइथन लिख रखा, पाइथन लिख रखा तो एक ने जावास्क्रिप्ट भी लिख रखी है यार। पाइथन जावास्क्रिप्ट का ऐसा थोड़ा कि नहीं है, जावास्क्रिप्ट में भी आप कुछ भी बना सकते हो अगर आपको आता है लिखना उस लेवल का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पाइथन मुझे इंप्रेस करिए, बट फायरबेस मुझे इंप्रेस कर रहा है कि कुछ अलग है, ठीक है। रिएक्ट है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सब वही है भाई। फुल स्टैक बनना है तो एक लैंग्वेज तो लिखोगे, पाइथन, जावा, .NET, जावास्क्रिप्ट कुछ तो लिखोगे ना, वो तुमने लिख दी। जावास्क्रिप्ट तुम्हें आनी चाहिए क्योंकि HTML, CSS लिख रहे हो, फ्रंट एंड वाले हो तो 3 लाइनें वो भी लिखोगे। रिएक्ट आज के टाइम पे रिएक्ट हो रखा है तो सब रिएक्ट सीखने में लगे हुए हैं। बट रिएक्ट की बात करूँ तो जब क्वेश्चन पूछूंगा तो हो सकता है तुम लैग कर जाओ, तुम्हें हुक्स ना पता हो, तुम्हें क्लास बेस ना पता हो। हम पूरा क्लास बेस यूज़ करते हैं, तुमने हुक्स पढ़ रखे हैं, क्लास बेस तुम्हें पता ही नहीं है, हो सकता है तुम वहाँ मार खा जाओ, ठीक है। बट तुम्हारे बातों से मुझे लग रहा है तुम्हें हुक्स आते हैं, लेकिन तुम जो बता रहे हो ना उस टाइम में तुम्हारा जज्बा इतना अंदर, डर है ही नहीं तुम्हारे अंदर, तुम बता रहे हो ना, मुझे लग रहा है ये क्लास बेस भी कर लेगा, क्योंकि उसमें कुछ अलग तो है नहीं। ChatGPT से ही पूछोगे ये हुक वाला कंपोनेंट है, इसको क्लास बेस बना देगा, है ना। थोड़ा हेर एंड देर कर देगा वो, तुम फिक्स कर लोगे तो ChatGPT विल हेल्प यू। नहीं करेगा तुम्हें ChatGPT पीछे, AI तुम्हें पीछे नहीं करेगा, तुम्हें हेल्प करेगा, तुम्हारे स्ट्रेस पे मसाज भी कर देगा AI। तो उतना कमाओ ना कि AI को तुम यूज़ करो अपने लिए, तुम्हारे लिए कोई यूज़ करे उस लिए नहीं, अपने लिए यूज़ करो। कमाओगे तो वो तुम्हें सब कुछ सारी सुविधा देगा, स्ट्रेस कम कर देगा, तुम्हारी रोज़ मसाज होगी तो कम रहेगा, ठीक है। तो रिज्यूम इज़ गुड, जुपिटर नोटबुक, नम्फी, पांडा, लिप। भाई तुझे देख जॉब मिलेगी, लेकिन इतनी आसान से नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लिख रखा है ना इम्प्रेसिव है। प्रैक्टिकल बहुत लेस हो सकता है, क्योंकि नम्फी, पांडा तुम्हारे लेवल पे उस लेवल का आना ज़रूरी है, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन देखो जिसको ये चाहिए बंदा ना, वो तो लेगा ना भाई, मैं सिखा लूँगा, इसको पता है नम्फी क्या होता है। आज के ज़माने में 50 रिज्यूम मिले, ये बंदा जिसको नम्फी पता क्या है, इसको सिखा लूँगा भाई, इसको ले लूँगा। लेकिन जॉब लेट मिलेगी क्योंकि इसके एरिया थोड़े कम हो गए हैं, तो रिजेक्शन इसमें आएगा, लेकिन उन कंपनी से नहीं आएगा जिनको ये चाहिए। वो इस रिज्यूम को अच्छा मानेगा क्योंकि तुमने अपना एक्सपीरियंस ऊपर लिखा, देन अपनी टेक्निकल स्किल्स लिखी, अचीवमेंट लिखी, सब लिखते लिखते तुम यहाँ तक पहुँच गए। और देखो इसमें जो कमी नज़र आ रही है वो या तो ये मेरे पास पहला पेज आया, इसके बाद भी कोई पेज है, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट लाइन तुम्हारी कटी हुई है, दिख रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे एंडिंग अच्छे से दिखनी चाहिए कि नाउ योर रिज्यूम इज एंडेड, लाइक डेट हो या जस्ट नेम हो, तो पता लगे कि तुम्हारा रिज्यूम ओवर हो चुका है। इस रिज्यूम को मुझे देख के लग रहा है कि ये मेरे पास हाफ बेक्ड रिज्यूम है। देखो कमी कहीं ना कहीं होती है, ऐसा नहीं है मैं जबरदस्ती कमी निकाल रहा हूँ, मैंने जो चीज़ें अच्छी थी वो बोली है इसमें अच्छी हैं, लेकिन हाफ बेक्ड लग रहा है। ये मुझे ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी शुरू में ही, फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्न लिखा हुआ है। स्किल्स यहाँ पे मैंने बस ये देखा कि इसने इस प्रोजेक्ट में ये लिखा है, लेकिन तुम्हारी स्किल कहीं पे मेंशन नहीं है ऊपर, जो इसमें गलती है ना रिज्यूम में, वो छोटी छोटी है कि तुमने अपने प्रोजेक्ट्स में लिखा हुआ है कि टेक यूज्ड। भाई
ये नीचे जो लिखा है ना, ये टेक्निकल स्किल्स जो अब मुझे दिखा है, अभी दिखा है ये मुझे क्लियरली, मैंने पूरा रिज्यूम में नहीं देखा, कोई नहीं देख सकता यार, एक एक लाइन थोड़ी पढ़ूंगा, इतना टाइम नहीं है भाई, इतने टाइम के बहुत पैसा मिलता है मुझे और रिक्रूटमेंट करने का कोई पैसा नहीं देता मुझे इंटरव्यू करने के, ठीक है, बड़ी कंपनीज में मिल जाते हैं जब आप वीकेंड में करते हो, जो कि छुट्टी है, लेकिन वीक डेज में रिज्यूम रिव्यू करने का कोई पैसा नहीं दे रहा मेरे को, तो मेरे भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा। योर टेक्निकल स्किल्स शुड बी ऑन टॉप, और ऐसे 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 लिखने की जरूरत नहीं है भाई, कोमा मार मार के लिख दे सब कुछ, एक लाइन में सब लिख दे, मेरे को सीधा समझ में आ जाए भाई। और जैसे तुमने टेक्निकल स्किल में लिखा हुआ C++, भाई इनके प्रोग्राम तुम्हारे से नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ, जो भी है ये बंदा, ठीक है, तो तुम्हारा स्पेसिफिक तो पकड़ो। इसमें देख के लग रहा है कि सब कुछ तुम्हें आता है, यार इस बंदे को कौन नहीं लेगा, मुझे नहीं समझ में आता भाई, अगर ये आता है तो लेगा इसको, लेकिन ये हाफ बेक्ड है, इसकी टेक्निकल स्किल्स नीचे हैं, पहले एक्सपीरियंस लिख दिया, फिर प्रोजेक्ट लिख दिया, फिर ये प्रोफाइल लिंक दिए हैं हैकर रैंक की, ये ऊपर होने चाहिए भाई, हैकर रैंक तुमने किया ऊपर होना चाहिए, कोड शेफ ऊपर होना चाहिए, मुझे दिखते ही ये पता लगेगा ये बंदा इन साइट्स पे प्रैक्टिस कर रहा है, ये नीचे नहीं है तो सबसे ऊपर होना चाहिए, स्किल्स तुम्हारी ऊपर होना चाहिए, कोमा सेपरेटेड स्किल्स हो, सीधी दिखे स्किल्स कोलन कोमा सेपरेटेड स्किल आ गई, मैं वो पढ़ूंगा, हाँ भाई इस बंदे के मेरी कोई भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है तो मैं आगे पढ़ूँ, फिर अपनी ये प्रोफाइल लिंक्स ऊपर लिखो, इनसे फर्क पड़ता है। 10+ स्टार अर्न किए हैं, 70 प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, 120 प्रॉब्लम सॉल्व करी है, 180 प्रॉब्लम तो मुझे नहीं आती होंगी भाई, अगर ये डिफरेंट है, अगर 10 क्वेश्चन भी सेम मानोगे ना तो 180 क्वेश्चन तो मैंने भी नहीं करे होंगे, तो रिज्यूम तगड़ा, इसको बेक नहीं किया हुआ सही से, इसको बेक करो, इसका दायरा कम होगा, बिकॉज तुम पाइथन वाइथन में जाना चाह रहे हो तो C++ हटाओ, जावास्क्रिप्ट HTML CSS लिखो, मन में जाना तो अपना नोड वोड रिएक्ट एक्सप्रेस ये सब लिख दो, पाइथन लिखो, सिर्फ पाइथन नम्फी बस, उसके बाद पाइथन का कुछ मत लिखो, कि जुपिटर नोटबुक भी लिख दिया, पांडा लिब फ्लास्क भी लिख दिया, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस आई डोंट नो, ये तुम उसको बताना, जो तुम्हें इसमें से बेस्ट आता है ना, पाइथन, जुपिटर नोट, नम्फी, पांडा लिब, फ्लास्क, वो लिखो, फ्लास्क नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, एक्सप्रेस की तरह फ्रेमवर्क है फ्लास्क पाइथन का, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तो बुरा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इन तीनों चारों में से 2 चीज़ भी लिख दोगे ना, और फिर तुम साथ साथ इंटरव्यू में बताओगे हाँ आई समटाइम्स यूज द पांडा एज वेल, और अच्छा लगेगा रिज्यूम, मतलब रिज्यूम तो अच्छा था ही, फिर बात करते हुए और अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा बेक करोगे इसे अच्छे से तो इम्प्रेसिव है, रिज्यूम इम्प्रेसिव है, देखो बंदा कैसा है वो बात करके पता लगेगा कि छाप रखा है या आता है छापा चेपी चल रही है कहीं से, कोई बंदा सीनियर इंजीनियर है, उसने अपना रिज्यूम कहीं पे लिंक्डइन पे दिया हुआ है, डाउनलोड मार के उसका चेप दिया है, आई डोंट नो, बट ये बात करके पता लगेगा, रिज्यूम में कमियां थोड़ी बहुत हैं लिखने की, हेयर एंड देयर, वो ठीक कर लोगे तो ओके है, प्रोजेक्ट्स पहले होने चाहिए, एजुकेशन लास्ट में, और फिर नीचे एंडिंग पता होनी चाहिए, नाम लिख दो, डेट लिख दो, कुछ भी एंडिंग पता लग जाए, ठीक है, ये बता ही दिया था। और ये देखो आ गया ना वही बच्चों वाला रिज्यूम, कोई नहीं बोलेगा इसको, इसने इंस्टीट्यूट में कुछ किया हुआ है, करियर ऑब्जेक्टिव, और 2 लाइन का ऑब्जेक्टिव है, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिख दिए हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इस बंदे को 6 मंथ का एक्सपीरियंस डिजी डॉकिट, इसमें इसने काम भी किया हुआ यार बंदे ने, ठीक है, इस बंदे की सैलरी भी नहीं पाएगी ढंग की, ये यहाँ पे काम भी कर रहा है 6 महीने से, और अभी ये बंदा टारगेट नहीं करना जानता होगा, जो भी है, देखो मैं किसी को अब्यूज नहीं कर रहा, पहली बात ध्यान रखना, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ यार ताकि तुम कुछ अच्छा कर सको, ठीक है, ये बंदा है काम कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, और मतलब यहाँ बैठा है काम आता है, फिर भी ये ईगो नहीं है इसके अंदर कि यार मैं क्या करूँगा बकवास सुन के, नौकरी मिलने का ये लगता है भाई कनेक्टेड कि उसने एक्चुअल में क्या दिया, बट उससे पहले लगता है कि हाँ बहुत कुछ दिया, बट अगर उसके बाद भी लगता है तो देन तुम्हारा बिहेवियरल इंटरव्यू क्लियर हो गया ठीक है, तो थोड़ा सा इसको फ्रेशन अप करो यार, इसको तो मिल जाएगी, ऐसा जॉब वाला मेरे को सीन नहीं लग रहा, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि इसने भी सेम चीज़ चेपी हुई है भाई, देख इसको 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट बूटस्ट्रैप, नशा मुक्ति और ओराज वेबसाइट, और ये इसने किया है, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4 वीक की ट्रेनिंग ली है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, भाई चाहता क्या है, पाइथन भी कर ली है 4 वीक की ट्रेनिंग, फिर एंड्रॉयड ऐप भी 6 वीक की ट्रेनिंग, 4 वीक की पाइथन कर ली, उसके बाद अपना जॉब पकड़, पाइथन पे काम कर, पाइथन के प्रोजेक्ट बना, गिटहब का कोई लिंक नहीं है, पाइथन पे काम किया, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में किया, वेब डेवलपमेंट में किया, कोई मेरे पास रेफरेंस नहीं है कि मैं कहाँ से पता लगाऊं इस बंदे ने काम किया गया, रेफरेंसेस होने चाहिए इसमें, गिटहब का लिंक तो पक्का मान लो, सब लगा दो, चिपका दो, अपना गिटहब आज से ही बूस्टअप करना स्टार्ट करो। यस, थैंक यू मैम।
अच्छा रिज्यूम है यार, बहुत बहुत सही रिज्यूम है, रेफरेंस आउट कर सकते हो, ठीक है। पकड़ यार अपना एप्पल। हाँ बहुत बेकार है। मतलब यार बैक करना तो बिल्कुल इजी होना चाहिए ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसके बाद कुछ हो रहा है? यूट्यूब देखो यार, बंदों को फॉलो करो, लाइक जावास्क्रिप्ट है उसमें काइल सिम्पसन करके एक बंदा है, उसकी बुक्स हैं यू डोंट नो जेएस फ्रीली अवेलेबल है गिटहब पे, जाओ पढ़ो, 6-7 बुकें हैं, पढ़ लो भाई, जावास्क्रिप्ट गॉड बन जाओगे, जेएस गॉड। अगर वो समझ में आ गई, थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज होगी, कॉपी करके पेस्ट करके हिंदी, सॉरी जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड बैक एंड में एक्सपेंसिवली यूज हो रही थी। हाँ उसका अभी लाइब्रेरी आई थी टेंसरफ्लो हाँ एआई की, उसमें क्या स्कोप है? देखो वही स्कोप अच्छा है यार इन चीज़ों में, लेकिन अभी लिमिटेड है कंपनीज, अभी इनिशियल लेवल पे लिमिटेड कंपनीज हैं। तो पहले मतलब टेंसर फ्लो जैसी चीज़ें यूज़ करने के लिए ऐसा सोचो कि ऐसे कंपनीज प्रोडक्ट, ऐसी कंपनीज हों जहाँ पे एआई जैसी चीज़ें प्रोडक्ट बन रहे हों। जैसे आजकल डोमेन में ही कंपनियां देने लगी हैं कि ये कंपनी है तो कंपनी .ai करके, तो यानी ये कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कर रहा होगा, उस तरह की कंपनीज को ज्वाइन करो। डोंट बी, अगर बहुत फ्रेशर हो तो ठीक है यार, स्टार्ट तो कहीं से कर ही लो, अगर नहीं मिल रही है एआई में, मिल जाती है तो देन स्टार्ट समथिंग, कि ऐसी कंपनीज में जाओ जहाँ पे एआई यूज़ हो सकती है। और अगर लग रहा है टेंसर फ्लो से तुम खुद कुछ कर सकते हो तो कोई भी प्रोडक्ट कंपनी पकड़ो जिसका थोड़ा सिंपल प्रोडक्ट हो, उनको बताओ कि टेंसर फ्लो से तुम क्या कर सकते हो, या साइड बाय साइड कुछ छोटा मोटा बना के डमी डेमो दे दो, शायद तुम्हें एक अच्छी पोजीशन भी मिल जाएगी, एंड देन यू कैन डू समथिंग गुड इन दैट, और तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी अचीव हो जाएगा। सर इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है? बताया ना यार, मतलब उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी समझ में आ जाए। तो इंग्लिश नहीं बोलना, यही इम्पोर्टेंट है। कुछ भी बोलो यार, दिस इज जस्ट मतलब लैंग्वेज जो है ना, ये कम्युनिकेशन मीडियम है। पहली बात हमेशा याद रखना, कोई भी बंदा तुम्हें नीचे भी कर रहा है ना, इंग्लिश हिंदी रशिया से भी कुछ भी, देखो एक रशियन बंदे को रशियन आती है लेकिन उसको हिंदी नहीं आती है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते तेरे को हिंदी नहीं आती, तेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो वाई यू थिंक कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन मीडियम है। देखो जो हर बंदे ने हर अपने समाज और अपने दायरे के अंदर एक कम्युनिकेशन मीडियम बनाया, किसी ने हरियाणवी, किसी ने राजस्थानी, किसी ने 1000 तरीके की बोली पकड़ी है इंडिया में, और अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग लैंग्वेजेस, बोली से भाषा पे आ गए, तो वो समझो कि ये जस्ट अ मीडियम टू कम्युनिकेट है, इट्स नॉट अ जेन्युइन स्किल, की ये बहुत ही जेन्युइन स्किल है उसके लिए जहाँ पे आपको आउट परफॉर्म करना है। बट कोडिंग के लिए इंग्लिश नहीं है यार, वहाँ तो समझ में नहीं आता ना, स्टूडियो क्या होता है, सी आउट क्या होता है, सी आउट तो कुछ और ही होगा ना, लेकिन वहाँ कुछ और ही होता है, स्कैन एफ कुछ और ही होता है, लेकिन इंग्लिश में कुछ और होता है। तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, और कोडर दैट यू शुड नो, और लैंग्वेज नहीं भी आती है तो जो आपको आता है उसको इंटरव्यूअर को समझा सको, और क्लाइंट से अगर डील करे तो क्लाइंट को अपनी बात रख सको। और नहीं रख पा रहे हो, उसका तरीका क्या है, इंग्लिश आती है बहुत कम, हेजिटेट कर जाते हो, धीरे बोलो, स्लो बोलो, गैप लेके बोलो, लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट बोलो। सेम थिंग कि अगर बहुत गंदी राइटिंग है तो पैराग्राफ मत लिखो, बीटेक के अंदर पॉइंट्स लिखो, और दोनों ही अच्छे हैं तो पैराग्राफ भी लिखो, पॉइंट भी लिखो, पेज भर जाएंगे, नंबर भी पूरे दे देंगे। सेम थिंग है, मतलब पॉइंट्स में बात करना स्टार्ट करो। देन इफ अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार बहुत अच्छी नहीं है मेरी कम्युनिकेशन स्किल, देन पॉइंट्स में बात करो, शॉर्ट स्लीक गैप देके। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतनी आनी चाहिए कि समझ में आ जाए। दूसरी चीज, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आप लोग क्या सोचते हो ना कि जब मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा ना, तब लास्ट में मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूंगा, है ना, वो 20 दिन में या 5 दिन में, वो चीज़ नहीं करनी है। अगर कम्युनिकेशन को पता है, हमें शुरू से ही पता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, मैं हेजिटेट होता हूँ अपनी चीज़ों को रखने के लिए, क्योंकि आप जब बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना कि इंटरव्यू देने जाते हैं, आता सब कुछ है लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमने डे 1 से उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करी। जैसे हमें टेक्निकल स्किल नहीं आते थे तो हमने 4 महीने लगाए ना उसको सीखने के लिए, तो सेम चीज़ हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी है कि उसको डे 1 से सोचो कि हमें पैरेलली इन चीज़ों के ऊपर भी इम्प्रूवमेंट करना है। उसका तरीका है अच्छा कि मतलब इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, और वो नहीं देखनी तो जैसे शॉर्ट्स में आजकल इंस्टाग्राम और इन पे शेड जराए करके समथिंग है, एक बंदी वो बताती है, मैरी फॉरलियो टीवी करके यूट्यूब पे एक वो चैनल है, उनके वीडियोस देखो, बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश बोलते हैं, और उनको बोलते बोलते ना आपके एक्सेंट भी वैसे ही हो जाएंगे, बस सुनना है तुम्हें बैठ के, अपने आप ही आ जाएगी इंग्लिश धीरे धीरे। लाइक इंग्लिश वर्ड से डर लगना बंद हो जाएगा ना, तो सेंटेंस तो बन ही जाएगा, वो तो अभी भी बनाते हो यार आप। फूटा फूटा बोलो बस बोल। ये तो सबसे ज़्यादा रगड़ते हैं हम लोग इंडिया में, सिखाते ही बचपन से ही है, ठीक है, मेरा बेटा मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, हिंदी बोलता है,
बहुत लोग बोलते हैं अरे यार सर आप हरियाणा से हो, हरियाणवी सिखाओ इसको, भाई आ जाएगी, वो तो ब्लड में है उसके, अपने आप सीख लेगा वो, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगी, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। छोटा है 3-4 साल का, तो हिंदी में बोलता है, वो भी नहीं समझ में आती तो हरियाणवी में बोलता है, वो समझ में आती है। उसकी सीधी सीधी वो है कि अगर इंग्लिश हिंदी नहीं समझ में आ रही सीधा हरियाणवी में बोलता है, फिर समझ में ना आए तो नहीं आ रही, फिर बोलता हूँ, अब नहीं बोलने वाला, वो अब कुछ बताएगा ही नहीं। सो कम्युनिकेशन मीडियम है, यूज़ करो इसे, बस जितना आता है उतने को ब्रश अप करते रहो, लगे रहो। थैंक्स एवरीवन। Thank you, sir. Thank you so much for your guidance. I hope this helped them a lot. Nidhi ma'am. आपका फोन जाओ आप भी, मेरे को आपका दे दो। करना है यार, मतलब ये होगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा, बस एक ही चीज़ रखनी है कि भाई करेंगे और होगा। मोहित, थैंक्स, अप्लॉज टू एवरीवन। एक बार सब ग्रुप फोटो ले लेते हैं। हाँ नहीं इधर आ जाइए सर, आप आगे आ जाइए, हम लोग पीछे हो जाते हैं। मतलब सिंपल है यार, ये तो सिंपल इंस्ट्रक्शन है ना, फॉलो कर लो। मतलब खुद फ्रेम में आना सीखो यार, जब भी ग्रुप फोटो होती है ना, तो फ्रेम में आना सीख जाओ,